अच्छा, अब लोग आ गए हैं। और कोई सवाल है वीकली डिस्कोर्स में? 4-5 सवाल आए हैं। गांधी के अराजकतावाद और प्रभुसत्ता के बीच संबंध पर स्त्री सशक्तिकरण में क्या महिलाएं स्त्री सशक्तिकरण में बाधक हैं, और एकेडमिक स्वतंत्रता कितनी होनी चाहिए विश्वविद्यालयों में? इसके अलावा कोई सवाल है? मैं देख लेता हूँ एक आध सवाल किसी ने। इकोनॉमिक नेशनलिज्म वर्सेस ग्लोबलाइजेशन। इकोनॉमिक नेशनलिज्म। असल में वो इकोनॉमिक नेशनलिज्म नहीं है, वो प्रोटेक्शनिज्म है, जिसको आप इकोनॉमिक नेशनलिज्म कह रहे हैं। जब हम किसी कंट्री के भीतर ही, तो एक तरह का प्रोटेक्शनिज्म है वो, जो बेल आउट वगैरह में भी दिखा था और जिससे माना जाता है कि ग्लोबलाइजेशन का आइडिया वो ठीक है। और कोई सवाल? सर एक सवाल है सर, जिससे हम कहते हैं कि जो डिजिटल मीडिया आने से हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है एक प्रकार से। तो लेकिन अगर हम उस एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखें तो व्यक्ति सर केवल उसमें वही देखना पसंद करते हैं जो उसको सूट करता है उस माइंड को। तो कहीं ना कहीं इससे हम और संकुचित नहीं हो रहे हैं डिजिटल आदर्श रूप से अगर मीडिया देखें? क्या हमारी सोच को संकुचित कर रहा है? क्योंकि ठीक। जो हमें अच्छा लगता है वही कंटेंट हम उसमें देखते हैं, वही फॉलो करते हैं। तो इससे हमारी सोच एक संकुचित नहीं हो रही है हमारी ठीक है। और कोई बात? सर क्या तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है? हम अपने आप को कैसे, मतलब ये तो हाइपोथेटिकल सवाल है ये। फिर फिर भी सर संभावना काफी दिख रही है। अब संभावनाओं पर तो बहुत सारी चर्चा हो सकती है, उसको छोड़िए। कोई कॉन्सेप्ट पर जिस पर सवाल है। जो बाइडन का भी यही ट्वीट है सर, क्या? हाँ, और सर कि शायद थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा सर अब। बाइडेन ने ऐसा ट्वीट किया है? यस सर। नहीं नहीं, ऐसा ट्वीट तो नहीं करेंगे, मैंने देखा नहीं। लेकिन नहीं सर, नहीं जब से मतलब जापान पे अटैक किया है उन्होंने, मतलब रसिया ने जापान पे अटैक किया, तब से मुझे लगता है ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं। जापान पे नहीं, क्या जापानी शिप पे किया है? जापानी शिप पे, वही जापानी शिप पे किया था, मतलब जापान पे, और उसकी सिक्योरिटी का जिम्मा तो वही अमेरिका ने ले रखा है। सर, जो कंडीशन आज यूक्रेन और रशिया के बीच में है, और कल ऐसी कंडीशन अगर भारत किसी युद्ध में होता है, तो जिस तरीके से अमेरिका और नाटो ने पीछे हाथ किए हैं, तो भारत का स्टैंड क्या रहेगा अगर ऐसी स्थिति भारत और चाइना के साथ या पाकिस्तान के साथ हो जाती है तो? और अन्य देशों का क्या स्टैंड रहेगा फिर? ये बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल है, इसको बहुत कम चर्चा में सुलझाना संभव नहीं है, क्योंकि इसके बहुत सारे डायमेंशन हैं। तो ये तो ना पूरी इसके लिए अंतरराष्ट्रीय संबंध की एक पूरी कक्षा चाहिए। खैर, कोई और थोड़ा सा सवाल जो? जी सर, उसी से जुड़ा सवाल है एक डिजिटल मीडिया से। सर डिजिटल जो मीडिया है, अगर इसको मतलब अगर हम देखें जो इसमें हमले हो रहे हैं जैसे हैकिंग वगैरह, तो क्या एक लोकतंत्र के लिए क्या खतरा है इससे? बात करेंगे इस पर भी। और सर एक सवाल और है कि आपने उस दिन चर्चा हुई थी लास्ट में सर, गोल्डन रूल के बारे में बताया था कि बताएंगे। गोल्डन रूल होता है एक, जैसे केस हुआ था कोई 3 लोगों ने एक लड़के को खा लिया था मार के, रास्ते में फंस गए थे। तो उसके बारे में कुछ हेलो सर। अगली बार बताएंगे। हेलो सर। हेलो सर। हाँ हेलो। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, वो फिलोसफी से ही है बट सब्जेक्ट मेरे साथ कल सिलेबस में नहीं है सर। ये जो तांत्रिक विद्या होती है सर, ऐसा कुछ होता है या सर इस पर थोड़ा सा कुछ इंसाइट से मिल सकती है क्या सर? अच्छा, और? बस सर था। सर एक क्वेश्चन है। नमस्ते सर। कुछ पूछ रहे हो, बताओ। सर प्रेम बोल रहा हूँ। नमस्ते सर। सर भारत छोड़ो आंदोलन का नैतिक पहलू क्या है? भारत छोड़ो क्या आंदोलन क्या इसी का सब पार्ट है सर, सब क्लास क्वेश्चन है सर, ये कि क्या गांधी अपने सिद्धांतों से विचलित हुए? ये आपका सवाल बनता है। बाकी भारत छोड़ो आंदोलन का नैतिक पहलू, इस पर तो कोई खास सवाल नहीं बनता। ये आप पूछ सकते हैं कि क्या
यहाँ गांधी में असंगति है। और ठीक है, सर और कोई एक सवाल? क्वेश्चन और है सर, क्या शुद्धि आंदोलन जो था दयानंद सरस्वती जी का, तो क्या वो क्या एक सांप्रदायिक अभिव्यक्ति थी? सर वैसे सर अगर चाइना इंडिया पे मतलब अटैक करता है, अगर गलत मतलब करना सोचे सर, तो सर जितनी लोकतांत्रिक देश हैं सर, तो क्या हमारी मदद करेंगे सर? क्योंकि ये भी हम तो हाइपोथेटिकल सवाल हम है। यस सर, हम तो ये भी एक लोकतांत्रिक देश हैं। संभावनामूलक प्रश्न है। यस सर। सर एक सवाल सर, फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि सर सबसे बड़ी चीज सर आपने कहा था वीकली डिस्कोर्स में डिस्कस करेंगे कि अमेरिका का जो पूरे विश्व से वर्चस्व घट रहा है, उस पे सर अगर एक सवाल बन सकता है तो बना सकते हैं सर इस पे। ऐसा मैंने कहा था क्या कि अमेरिका के वर्चस्व पर डिस्कस करेंगे? नहीं सर, हमने सवाल पूछा था, आपने कहा था वीकली डिस्कोर्स में इसको डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, चलिए, और मैं सब सवालों पर थोड़ा थोड़ा बताऊंगा क्योंकि सवाल आपने बहुत पूछ लिए हैं। सर एक क्वेश्चन था और सर। है सर मेरे। हाँ संदीप। हेलो, प्रदीप सर। नहीं, संदीप सवाल पूछ रहे हैं। प्रदीप, आपका 2 सवाल हो गया। आपने गांधी पर पूछा 1 सवाल। सर 2 क्वेश्चन और है सर। सर 2 हैं। संदीप बता दीजिए, संदीप जी आपका क्या सवाल है? सर जनरली ये माना जाता है कि जो ड्यूटी और राइट है वो दोनों एक दूसरे का पूरक है, लेकिन जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पे जो ड्यूटी है उसके ऊपर राइट को रखा गया है, और इंडिया में भी यही अपनाया गया है। लेकिन माना जा रहा है कि इंडिया में जो लोग हैं वो अपने राइट का तो इस्तेमाल करते हैं लेकिन ड्यूटी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए जरूरी है कि ड्यूटी को भी राइट के बराबर में लाना चाहिए। क्या ये सही होगा सर? सवाल आपका ये है कि ड्यूटी को भी राइट की तरह ही बनाया जाए, या मतलब उसको भी उसी तरह की वैधता दी जाए, लिस्टिमेसी दी जाए। हाँ, थोड़ा सा ड्यूटी और क्या कहते हैं राइट के पीछे जो फिलोसफी जो आइडिया है उसको बता दीजिएगा। चलिए, अब इतने सवाल आ गए, इन पर बातचीत कर लेते हैं। पहला सवाल निर्मल का था, शैक्षणिक आजादी से। संदीप, तुम हो क्या अभी भी? यस सर। आप कोई ज्वाइन करने के लिए आएगा तो डिनाई कर देना, ज्वाइन मत करना। ओके, ठीक है? ओके। तो इसके बाद मतलब जो लोग हैं इनका कोई फोन कॉल वॉल ड्रॉप होता है, ये दोबारा ज्वाइन करने के लिए अनुमति मांगते हैं तो देना, अन्यथा इसके बाद अब ज्वाइन मत करवाना। एक बार जब चर्चा शुरू हो जाती है तो उसमें बार बार वो पिंग करता है, बार बार नोटिफिकेशन आता है, उससे डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है? तो जो लोग आ जाते हैं 12:30-35 पे शुरू होता है, 40 तक आ जाते हैं, 45 तक आ जाते हैं, 10-15 मिनट चलता है, लेकिन उसके बाद फिर ऐसा ना हो कि ये चर्चा जो है वो खाला जी का घर बन जाए कि जब मन है आइए। ऐसा मत करना, तो ज्वाइन मत करवाना, आप डिनाई कर देना। अब आइए भाई, जो आपने सवाल पूछे हैं एकेडमिक स्वतंत्रता पर, पहला सवाल यही पूछा है विश्वविद्यालयों में। निर्मल का सवाल है ये। देखिए निर्मल, इसके लिए पहले ये समझना होगा कि हम जो संस्था बनाते हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। किसी सवाल को हल करने के लिए पहला हमारा जो मेथड होना चाहिए वो ये होना चाहिए, अगर वो सवाल किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़ा है तो पहले हम ये तय करें कि इंस्टीट्यूशन हमने बनाया किस लिए था, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, उसका क्या ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है? अगर आप इस पर जाएं तो आप पाएंगे कि जो विश्वविद्यालय है उनका नाम ही विश्वविद्यालय है। ये ग्लोबल आइडियाज की खोज के लिए बनाए गए थे। केवल एक ही इंस्टीट्यूशन ऐसा है दुनिया में शिक्षा का जो होता तो राज्य के भीतर है, लेकिन इसका काम राज्य की राजनीति को समर्थन देना नहीं, इसका काम राज्य के आइडिया का समर्थन करना नहीं, इसका काम उन आइडियाज को ढूंढना है जो आदर्श हो, उन आइडियाज को ढूंढना है जो सत्य है, उन आइडियाज का पता लगाना है जो वैश्विक है। तो बेसिकली
विश्वविद्यालय का पूरा जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो है टू सर्च फॉर दोज आइडियाज विच आर नियरर टू ट्रुथ। अगर सत्य आप एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं खोज सकते, निष्पक्ष सत्य या निरपेक्ष सत्य, आप निष्पक्ष नहीं कहना चाहिए, निरपेक्ष सत्य अगर आप नहीं खोज सकते, अंतिम सत्य नहीं खोज सकते, तो ज्यादा उच्च सत्य खोजिए, ज्यादा हायर ट्रुथ खोजिए। तो हायर ट्रुथ की डिस्कवरी के लिए हमने यूनिवर्सिटी बनाई, हमने आदर्शों का पता लगाने के लिए यूनिवर्सिटी बनाई, हमने शोध के लिए, रिसर्च के लिए यूनिवर्सिटी बनाई, ज्ञान विज्ञान के प्रसार के लिए यूनिवर्सिटी बनाई। यूनिवर्सिटी का काम किसी देश के कानून विधान उसके प्रति सहमति जताना नहीं है। शोध का मतलब ही होता, सारी यूनिवर्सिटी जो बनाई गई दुनिया में उनका एक मकसद था सिलेबस पढ़ाना, विद्यार्थियों को सामान्य अवधारणाओं से परिचित करवाना, और उसके बाद जिसको पीएचडी कहते हैं, एमफिल कहते हैं, रिसर्च। ये असल काम है यूनिवर्सिटीज का, रिसर्च करवाना। क्योंकि दुनिया में जो हमारी दुनिया आगे बढ़ रही, कैसे आगे बढ़ रही है? हमारी दुनिया आगे बढ़ रही है ज्ञान से। और ज्ञान खोजेगा कौन? ज्ञान घर में बैठा कोई आदमी तो नहीं खोजेगा। फिजिक्स में अगर आपको नया ज्ञान खोजना है तो आपको लेबोरेटरी चाहिए, एडवांस लेबोरेटरी। एडवांस लेबोरेटरी आपने घर में तो नहीं बनाएंगे, कहां बनाएंगे? किसी यूनिवर्सिटी के भीतर बनाएंगे। वो यूनिवर्सिटी क्या करेगी? उस यूनिवर्सिटी के भीतर बनी वो लेबोरेटरी फिजिक्स के नए नए आइडियाज खोजेगी। उन्हीं में से जो बहुत प्रोमिनेंट आइडिया होंगे उसको उस साल का फिजिक्स का नोबेल मिल जाएगा, जो बहुत प्रोमिनेंट आइडिया होंगे उनको केमिस्ट्री का नोबेल मिल जाएगा। तो यूनिवर्सिटी का बेसिक काम ये है। साइंस में जैसे आप उनको देखते हैं कि नोबेल लॉरिएट्स होते हैं जिनको नोबेल मिला अलग अलग फील्ड में, वो सब किसी न किसी यूनिवर्सिटी से जुड़े होते हैं। वैसे ही नैतिकता के नए विचार खोजना, राजनीति के नए विचार खोजना, आप जितने नए विचार आए हैं जब से दुनिया में यूनिवर्सिटीज की ग्रोथ हुई, तब से आप पाएंगे सारे विचार यूनिवर्सिटी के भीतर से आए। वो जितने बड़े बड़े लोग हैं किसी न किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे। जैसे जॉन रॉल्स, उसका न्याय का नियम है जिसने अमेरिका के वियतनाम के वर्ल्ड वॉर की सबसे बड़ी क्रिटिक पैदा की। और जॉन रॉल्स ने पहली बार न्याय के आइडिया को उपयोगितावाद से मुक्त किया। जॉन रॉल्स के आने से पहले माना जाता था कि न्याय वो है जिसमें महत्तम लोगों का महत्तम लाभ होता है। रॉल्स ने कहा कि अगर महत्तम लोगों के महत्तम लाभ को न्याय मान लोगे तो अल्पसंख्यकों को कभी न्याय मिलेगा ही नहीं, क्योंकि बहुसंख्यक जो चाहेंगे उनका लाभ जिसमें होगा वही न्याय बन जाएगा। इस तरीके से रॉल्स ने न्याय की एक नई अवधारणा प्रस्तुत की जिसको आप जस्टिस एज फेयरनेस के नाम से जानते हैं। फिर एक नॉजिक नाम का आदमी आया, उसने किताब लिखी स्टेट, एनार्की एंड यूटोपिया, रॉबर्ट नॉजिक। उसी रॉबर्ट नॉजिक के आइडिया पर आज आपका बाजारवाद चल रहा है। ये सब लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, ये दोनों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, पॉलिटिकल फिलॉसफी के प्रोफेसर थे दोनों। तो अब अगर इसको आप समझते हैं तो समझते हैं कि अगर आपको दुनिया में ज्ञान चाहिए, आपको मान लीजिए वैक्सीन चाहिए, तो वैक्सीन कोई नेशनल आइडिया है क्या? किसी राज्य के भीतर के किसी आइडिया से वैक्सीन बनेगी या किसी ग्लोबल आइडिया से, साइंस के डिस्कवरी से वैक्सीन बनेगी? अगर आपको दवाएं तो चाहिए चिकित्सकीय विज्ञान के सत्य से जुड़ी हुई, वहां से मिलेंगी। आपको फिजिक्स चाहिए जिसमें आपकी दुनिया की, ग्लोब की, या फिर आप कह लें कॉस्मोस की समझ बेहतर होगी, उससे फिजिक्स आपका आगे बढ़ेगा। केमिस्ट्री भी आपका ऐसे आगे बढ़ेगा। तो फिर यूनिवर्सिटी नेशनल कैसे हो सकती? इसलिए यूनिवर्सिटी की एकेडमिक्स पर जो सबसे बड़ा खतरा है, कहां से आ रहा है? उसकी स्वतंत्रता पर। वो आ रहा है नेशनलिज्म के आइडिया से, कि अगर यूनिवर्सिटी भारत के भीतर है, जेएनयू, दिल्ली विश्वविद्यालय अगर भारत के भीतर है, तो दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू को भारत के संविधान, भारत के कानून, इसके भीतर काम करना होगा। सवाल होगा कि अगर दुनिया भर की सारी यूनिवर्सिटी उन देशों के कानूनों के भीतर काम करेंगी, तो अफगानिस्तान में अगर तालिबान की यूनिवर्सिटी कोई बनेगी तो तालिबान के आइडिया के भीतर काम करे। सऊदी अरेबिया में बनेगी, सऊदी अरेबिया के भीतर काम करे, आइडिया के भीतर। ग्रीस में बने कोई यूनिवर्सिटी, ग्रीस के आइडिया के भीतर काम करे। तो जब सारी यूनिवर्सिटी को आप आज के आइडिया के भीतर काम करवाएंगे तो शोध क्या रह गया? शोध का मतलब होता है नई खोज, रिसर्च जिसको कहते हो। फिर रिसर्च किस बात का होगी? फिर तो इसका मतलब आपने मान लिया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बदलाव 200-400 साल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसको कोई चैलेंज ही नहीं करेगा। तो क्या हमारे जो 400 सांसद, 500 सांसद जाएंगे, 545 सांसद जाएंगे,
क्या ये सत्य खोजेंगे? क्या ये पॉलिटिकल थ्योरी संसद में खोजेंगे? क्या ये इकोनॉमिक थ्योरी खोजेंगे? क्या अरे ये चुनाव जीत के जाने वाले लोग हैं, ये आईआर की पॉलिसी बनाने के एक्सपर्ट नहीं है, ये इकोनॉमिक थ्योरी का मॉडल खोजने के एक्सपर्ट नहीं है। वो थ्योरीज कहां से आएंगे? अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर को बोलने की आजादी नहीं देंगे और वो ईपीडब्ल्यू में या किसी मैगजीन में अपना शोध पब्लिश नहीं कर सकते, ऐसी बात पब्लिश नहीं कर सकते जो हो सकता है आज की सरकार, आज के राज्य के संगठन के विरुद्ध भी जाती हो, लेकिन सत्य हो, तो क्या आप उसको अपनाने से रुकेंगे? इसको इस तरह से समझिए, अगर 19वीं शताब्दी में भारत में कोई यूनिवर्सिटी खुली होती और मान लीजिए 19वीं शताब्दी में थोड़ी देर के लिए मान लीजिए अंग्रेज ना आए होते, थोड़ी देर के लिए हाइपोथेटिकली मान लीजिए, और भारत मनु के संविधान से चल रहा होता, मनुवाद से, और मनुवाद के संविधान के हिसाब से लिखा गया होता कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, क्षत्रिय श्रेष्ठ है, उसी मनुवाद के संविधान से लिखा गया होता कि स्त्रियों को पुरुषों के अधीन रहना चाहिए, और भारत की हर यूनिवर्सिटी में यही पढ़ाया भी जाता, और इस आइडिया को आप किसी स्टूडेंट समूह को चैलेंज ना करने देते, तो आज भी भारत में सती प्रथा चल रही होती, आज भी भारत में वर्ण व्यवस्था चल रही होती, आज भी भारत की सारी कुरीतियां चल रही होती, क्योंकि मनु के संविधान के हिसाब से, मनु के विधान के हिसाब से ये सारे रिग्रेसिव आइडिया, इनको आप चैलेंज नहीं कर सकते थे। इसको आप सही मानेंगे क्या? अगर आप इसको सही नहीं मानेंगे तो फिर विश्वविद्यालयों में कंप्लीट ऑटोनॉमी होनी चाहिए। अरे भाई, कार्ल मार्क्स नाम के आदमी के दर्शन को पढ़ते हो, कार्ल मार्क्स नाम का आदमी क्या किसी यूनिवर्सिटी के भीतर आज भारत में पढ़ा सकता है? जो राज्य को तोड़ने की बात करता, जो कहता कि दुनिया में क्रांति होनी चाहिए, ऐसी किसी शिक्षक की कक्षा क्या आज विश्वविद्यालय के भीतर चल पाती? तो आप क्या मानते हैं, मार्क्स को इस दुनिया में पैदा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? मार्क्स की बात हमारे सामने आनी चाहिए थी कि नहीं आनी चाहिए थी? अगर आप मानते हैं कि हाँ कार्ल मार्क्स की बात हमारे सामने आनी चाहिए थी, तो कैसे आएगी? आज तो पढ़ाई लिखाई का सारा काम यूनिवर्सिटी के भीतर होता है और आप वहां मार्क्स पनपने ही नहीं दे रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं? दुनिया के जितने बड़े बड़े महान विचारक हुए जिन्होंने अपने समय के खिलाफ बोला है, आज आप उनको महान कहते हैं। उनके समय में उनको महान नहीं कहा गया, उनके समय में उनको मारा पीटा गया, भगाया गया, जहर दे दिया गया सुकरात को, लेकिन आज तो आप सुकरात को पढ़ते हैं। तो आज आपकी यूनिवर्सिटी में सुकरात मान लीजिए टीचर रहा होता, क्या उसको पढ़ाने के लिए इजाजत मिलती? तो आपने कहावत सुनी होगी ना कि हम सोचते हैं कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोसी के घर में। वैसे आप चाहते हैं कि दुनिया में नए नए आइडियाज तो आए, लेकिन हमारे देश की यूनिवर्सिटी हमारे संविधान से चले, हमारे देश की यूनिवर्सिटी हमारे कानून से चले, तो नया विचार कहां से आएगा? जब आप संविधान कानून से सब कुछ चलाना चाहते हैं तो उसमें नयापन क्या है? इसलिए यूनिवर्सिटीज का काम किसी राज्य की पॉलिसी, किसी राज्य के संविधान, किसी राज्य के कानून का पालन करना नहीं है। और अगर इस बात को हम नहीं समझेंगे तो फिर हमारा दुर्भाग्य होगा कि हम जितनी नई नई पॉलिटिकल थ्योरी आएगी अमेरिका से लेंगे, हम नया साइंस स्वीडन से लेंगे, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर में क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन की क्षमता ही नहीं रहेगी। जिस आदमी को आप ये कहते हैं कि तुम इसी लाइन पर चलो, उस आदमी की सोच में डाइवर्सिटी नहीं होती, विविधता नहीं होती। और किसी भी शोध के लिए जरूरी है कि आदमी में कई तरीके से सोचने की क्षमता हो, तभी शोध हो सकता है। तो आप क्या कर रहे हैं? जब आप यूनिवर्सिटीज की स्वतंत्रता छीन रहे हैं तो आप आदमी के सोचने की संभावनाओं को सीमित कर रहे हैं, और जब आप आदमी के सोचने की संभावना को सीमित कर रहे हैं तो आप शोध की प्रक्रिया खत्म कर रहे हैं। और अगर आप शोध की प्रक्रिया खत्म कर देंगे तो आप उस देश में ज्ञान का प्रसार बंद कर देंगे। कहते हैं भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। विश्व गुरु लोकल आइडिया से बनाओगे क्या भारत को, या विश्व गुरु ग्लोबल आइडिया से बनाओगे? भारत कब विश्व गुरु बनेगा? जब वो ऐसे आइडिया खोजेगा जो भारत में केवल काम करेंगे, या भारत विश्व गुरु तब बनेगा जब भारत ऐसे आइडिया खोजेगा जो ग्लोबल होंगे। अगर भारत विश्व गुरु तब बनेगा जब भारत ग्लोबल आइडिया खोज पाएगा, तो ग्लोबल आइडिया खोजने के लिए तो आपको फिर ग्लोबल सोचने की आजादी देनी पड़ेगी। इसलिए अमेरिका जैसे देश में भी पाओगे
कि वहां यूनिवर्सिटीज के भीतर हमेशा से अमेरिका का जो भी राष्ट्रपति रहे, वो ट्रंप रहे, वो बुश रहे, वो रीगन रहे, इनकी गंभीर आलोचना करने वाले प्रोफेसर हैं, खुल के आलोचना करते हैं, लिखते हैं, कोई कभी गिरफ्तार नहीं होता। आपको बोलने की पूरी आजादी। भाई मैं अमेरिकी राज्य में रहता हूं, मैं अमेरिकी राष्ट्रपति का प्रवक्ता थोड़े हूं, मैं विश्वविद्यालय पढ़ा रहा हूं। अमेरिकी राज्य एक लिबर्टी के आइडिया पर खड़ा राज्य है, तो मैं उस लिबर्टी के आइडिया से अमेरिका के राज्य के राष्ट्रपति के खिलाफ भी बोल सकता हूं। इसीलिए अमेरिका दुनिया में नॉलेज का ईपी सेंटर बना हुआ है, क्योंकि उसकी यूनिवर्सिटीज में किसी तरह के विचार की पाबंदी नहीं। देश कैसा है? बाजारवादी, पूंजीवादी, लेकिन आप पाएंगे कि दुनिया में बड़े जो मार्क्सवादी और साम्यवादी विचारक वो भी अमेरिका से हैं। अमेरिका की आलोचना करने वाले सारे बड़े विचारक अमेरिका से हैं, जो वहीं की यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी गढ़ है लेफ्टिस्टों का, अंबेडकर भी वहां से पढ़े थे, गढ़ है लेफ्टिस्ट का। सारे लेफ्टिस्ट टीचर वहां भरे हुए हैं, जो अमेरिका की गंभीर और कड़ी आलोचना करते हैं। अमेरिका की आलोचना करते हैं, मत सोचिएगा किसी राष्ट्रपति की, अमेरिका की आलोचना करते हैं, उसकी पूरी पॉलिसी की आलोचना करते हैं, उसके बाजारवाद की आलोचना करते हैं। लेकिन अमेरिका उनको बैन तो नहीं करता। नॉम चॉम्स्की का नाम अगर तुमने सुना हो, चाहे अफगानिस्तान में अमेरिका ने अटैक किया, चाहे इराक पर अटैक किया, सबके खिलाफ खुलकर लिखते रहे। दुनिया भर में अमेरिका की हेजेमनी को वो बताते रहे कि अमेरिका हेजेमनिस्टिक कंट्री हो गया, प्रभुत्ववादी कंट्री हो गया। चॉम्स्की से बड़ा अमेरिका का कोई क्रिटिक शायद ही होगा। लेकिन चॉम्स्की एमआईटी में पढ़ाते रहे, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाते रहे, लिंग्विस्टिक्स के बड़े प्रोफेसर हैं। भाषा विज्ञान की दुनिया में इनसे बड़ा विद्वान कोई नहीं भाषा विज्ञान का। एक ऐसे आदमी हैं जिनको इकोनॉमिक्स पर भी उतनी समझ है जितनी भाषा पर, मनोविज्ञान की भी उतनी समझ जितनी फिलॉसफी की। अलग अलग विषयों की समझ वाला कोई अगर एक आदमी दुनिया में आज सबसे बड़ा विद्वान माना जाता है, चॉम्स्की, अमेरिका में पढ़ाता है। तो इसलिए विश्वविद्यालयों में स्वतंत्रता पे कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। आइडियल यही है। अगर विश्वविद्यालय ये कहें कि राज्य नाम की संस्था नहीं होनी चाहिए, तो उनको कहने देना चाहिए, क्योंकि वो शोध कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि क्या राज्य जरूरी। एक समय अगर मान लो राजतंत्र रहा होता दुनिया में और यूनिवर्सिटी रही होती, और कोई यूनिवर्सिटी पता लगा कह देती कि राजतंत्र नहीं होना चाहिए, इसकी जगह लोकतंत्र आना चाहिए, तो क्या गलत कहती? क्या आज हम ये बात मानते हैं कि राजतंत्र नहीं ठीक था, लोकतंत्र उससे ज्यादा बेहतर है? लेकिन अगर आप किसी यूनिवर्सिटी को चाहते कि राजतंत्र के भीतर चल रही, तो राजतंत्र के बाहर ना बोले, तो फिर लोकतंत्र आता कैसे? इसलिए विश्वविद्यालयों को इस तरह की पूरी आजादी मिलनी चाहिए। निर्मल, आप सुन पा रहे हैं? जी सर, बिल्कुल सुन रहा हूँ मैं कब से आपको। तो बात समझ में आई आपकी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, तो आपके सवाल का जवाब, एकेडमिक फ्रीडम पर आपने सवाल पूछा था। क्योंकि ये क्या सर, क्योंकि ये अभी जब प्रताप भानु मेहता जब इन्होंने रिजाइन दिया, तब मुझे वो पता चला कि क्या है। मैं इतने साल तक सर यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, लेकिन मुझे आज तक ऐसी कभी चीजें पढ़ाई नहीं गई सर। इतना कभी पढ़ने को मिला नहीं जितना आपसे पढ़ने को मिला है, बाकी टीचर से पढ़ने को मिला। जब मैं यूपीएससी की फील्ड में आया तब मुझे इतना पढ़ने को मिला, इतना किसी कॉलेज के अंदर आज भी नहीं पढ़ाया जाता सर। वो इसीलिए है कि हमारी यूनिवर्सिटीज को ना हमारे सिलेबस को पढ़ाने की जगह बना दी गई है। यूनिवर्सिटीज का प्राइमरी काम कोई 20 साल पहले डिजाइन किया गया सिलेबस पढ़ाना नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सिटीज का प्राइमरी काम होना चाहिए विद्यार्थियों को चिंतन करने की क्षमता से लैस करना, उनको सोचना सिखाना, उनमें आलोचना करने की क्षमता विकसित करना, उनमें रीजनिंग और विश्लेषण की ताकत पैदा करना। अगर ये आपने कर दिया तो सिलेबस तो कोई पढ़ लेगा, ये तो किताब में लिखा है, वो तो 2 दिन बैठूंगा पढ़ लूंगा मैं। लेकिन ये सोचने की क्षमता, विश्लेषण करने की क्षमता, रीजनिंग, एनालिसिस, नया सोचने की क्षमता, ये इसके लिए एक पूरा कल्चर चाहिए खुलेपन का, जहां हम टीचर से सवाल जवाब कर पाए। भारत के बहुत सारे विश्वविद्यालयों में या हिंदी हार्टलैंड में भी, महाराष्ट्र में भी वैसा ही है, लोग टीचर्स का पैर छूते हैं। यूनिवर्सिटी में बच्चे टीचर के आने पर खड़े हो जाते हैं और क्लास में उनसे इतना डरते हैं कि सवाल नहीं पूछते।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैर छूना कोई गलत बात है, हालांकि मैं मानता हूं कि टीचर का पैर छूना गलत बात है। गलत बात इसलिए है क्योंकि इससे एक अतिरिक्त श्रद्धा पैदा होती है, उससे विद्यार्थी में निर्भीक रूप से सवाल पूछने की क्षमता कमजोर पड़ती है। एक स्टूडेंट हमेशा टीचर से अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उस टीचर ने अपना सारा ज्ञान जो उसने जिंदगी भर सीखा हो तो स्टूडेंट को दे ही दिया। स्टूडेंट कुछ और ज्ञान उसमें जोड़ सकता है। इसलिए अच्छा टीचर वो है जो अपने स्टूडेंट को खुद से बेहतर बना सकता है। और जब खुद से बेहतर बनाने वाले स्टूडेंट पैदा होते हैं तो वो स्टूडेंट टीचर के अनुयायी नहीं बनते, वो टीचर के खिलाफ भी बोलते। सुकरात का चेला था प्लेटो। प्लेटो ने सुकरात का समर्थन नहीं किया हर बात पर, उसके खिलाफ बोला। प्लेटो का स्टूडेंट है अरिस्टोटल, अरस्तु। अरस्तु ने प्लेटो के सारे सिद्धांत खारिज कर दिए, लेकिन प्लेटो की महानता इस बात में है कि वो अरस्तु बना पाया। प्लेटो की महानता ये नहीं है कि प्लेटो एक टीचर के तौर पर अपने से कमजोर विद्यार्थी पैदा कर रहा है। प्लेटो की महानता इस बात में है कि प्लेटो एक टीचर के तौर पर अपने बराबर या अपने से बेहतर विद्यार्थी भी पैदा कर पाया। ये यूनिवर्सिटीज का प्राइमरी काम था। यूनिवर्सिटीज का प्राइमरी काम है ओपननेस, खुलापन, ट्रांसपेरेंसी, चर्चा, संवाद, सवाल, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, ये पैदा कर रहा। अगर ये नहीं पैदा होता तो फिर और पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं। वो फिर एक तरीके का आप क्या कर रहे हैं, जैसे वो हम बच्चों को पढ़ाते हैं कक्षा 6-7 में, कितने चैप्टर पढ़ लो, इससे सवाल आ जाएगा। बच्चे लिखते 100% मार्क्स आ जाता है सीबीएसई बोर्ड में, तो उसने याद कर लिया। उसकी रेंज ऑफ मेमोरी को हम टेस्ट कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी का काम इसी कक्षा 4 और 5 की पढ़ाई की तरह रेंज ऑफ मेमोरी टेस्ट करना नहीं है। यूनिवर्सिटी का काम नए सत्यों को उद्घाटित करने में विद्यार्थी को सक्षम बनाना है। इसलिए जितनी कक्षाएं होनी चाहिए विश्वविद्यालय में वो सब चर्चा पर आधारित होनी चाहिए। टीचर ने एक आइडिया विद्यार्थियों से शेयर कर दिया, फिर उनको चर्चा में शामिल कर लिया। अब सारे स्टूडेंट्स उस चर्चा में शामिल होकर अलग अलग बात बता रहे। हाँ, उसके लिए जरूरी है कि स्टूडेंट थोड़ा पढ़ कर आए। उस चर्चा में शामिल हो गए और उस चर्चा में शामिल होने के बाद स्टूडेंट्स नए नए तरीके से जब सोचते हैं, साल 2 साल 3 साल 4 साल जब इस तरह से चर्चा करके पढ़ते, धीरे धीरे उनमें सोचने समझने की क्षमता विकसित हो जाती है। क्योंकि रोज क्लास में बैठ के सोच रहे हैं, अलग अलग विषय पर सोच रहे हैं। अच्छा, आईएएस की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी यही मंत्र है। अगर तुम हिंदी भाषी राज्य से आ रहे हो तो तुम्हारे आईएएस की परीक्षा में सफल होने की संभावना इसी बात पर टिकी हुई है कि तुम कितना सोच पाते हो और कितना जल्दी सोच पाते हो। क्योंकि अगर तुम इंटरव्यू दोगे तो वहां जो टीचर सवाल जो इंटरव्यूअर तुमसे सवाल पूछेगा, सवाल पूछने के बाद तुम उसका जवाब देने के लिए 3 मिनट सोचोगे नहीं, 10 सेकंड में सवाल का जवाब शुरू करना पड़ेगा। तो क्या तुम्हारा दिमाग किसी सवाल को सुनने के बाद 10 सेकंड में आंसर प्रोसेस कर पाता है? अगर नहीं प्रोसेस कर पाता तो जिस दिन इंटरव्यू देने जाओगे उस दिन कैसे अचानक बना देगा? इसलिए दिमाग के प्रोसेसर को अपग्रेड करना पड़ेगा। और प्रोसेसर तभी अपग्रेड होगा जब उससे तुम लगातार उस तरह की परिस्थितियों में काम लोगे। सवाल सुना, 20 सेकंड के भीतर उसका जवाब बनाना शुरू कर दिया। आप मुझसे सवाल पूछते हैं, मैं प्राइमरली फिलॉसफी का टीचर हूं, इथिक्स का, लेकिन आप सवाल तो मुझसे इथिक्स और फिलॉसफी पर ही नहीं पूछ रहे, आप सवाल अलग अलग क्षेत्रों से पूछ रहे हैं। फिर मैं कैसे कॉन्फिडेंट होकर आपके सामने चर्चा में आता हूं और आपके हर सवाल का जवाब दे लेता हूं? क्योंकि मैंने अपने दिमाग को मौका दिया है उस ट्रेनिंग का कि आप सवाल पूछिए, जितने तरह से सोचने की संभावनाएं हो सकती है उन सब तरह से संभावनाओं को मैंने परखा है, जांचा अपने दिमाग से और उन पर विचार किया है। इसलिए सवाल जब आप पूछते हैं तो किसी न किसी डायमेंशन से मैं उस सवाल को हल करने में सक्षम हो पाता। यही काम आपको भी करना है। तो बजाय किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में फंसने के और उस कोचिंग में बैठकर लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की किताब को दोबारा टीचर के मुंह से, श्रीमुख से सुनने के, अगर आप YouTube पर किताबों के माध्यम से नई नई चीजें पढ़ें, जो चीज पढ़ें उसको पढ़ने के बाद उस पर 15 मिनट सोचें, चिंतन करें, अलग अलग डायमेंशन बनाने की कोशिश करें, रफ कॉपी ले लें, उस पर सोचें कि इकॉनमी पर मैंने ये बात पढ़ी तो इस पर क्या डायमेंशन हो सकते हैं।
इस इकोनॉमिक पॉलिसी का सोसाइटी पर क्या इंपैक्ट होगा, इस इकोनॉमिक पॉलिसी का किसान पर क्या इंपैक्ट होगा। ऐसे सोचिए, जब आप ऐसे लगातार 1-1.5 साल सोचेंगे तो आप निबंध अच्छा लिखने लगेंगे अचानक, क्योंकि अब आपके पास सोचते सोचते नए नए डायमेंशन बनने लगे हैं। सोसाइटी का सवाल आप बढ़िया हल करेंगे, इथिक्स का सवाल आप बढ़िया हल करेंगे, और साक्षात्कार या इंटरव्यू भी आप अच्छा देंगे। लेकिन अगर आप सोचने की बजाय सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट की क्लास में सुनने जाते हैं तो आपकी सोचने की नहीं, सुनने और लिखने की क्षमता विकसित हुई। टीचर बोलता है क्लास में, आप उसको नोट करते हैं। तो 3 साल आपने 2 साल कोचिंग की, उस कोचिंग में 18 महीने किए, आपने केवल सुना और जो टीचर ने बोलकर लिखवाया लिखा। और आईएएस का पेपर कैसा है? आईएएस का पेपर ऐसा है जिसमें जो लोग नोट्स आपने बनाया है कोचिंग इंस्टीट्यूट की क्लास में बैठ के, उसमें से 19 सवाल जो मेंस में पूछा गया है कि एक पेपर में, उस 19 में से 9 सवाल केवल आया है, 10 आया ही नहीं, नया सवाल है। तो 10 नए सवाल को आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको समझना होगा, ये इसका हाई टाइम आ गया कि हिंदी मीडियम में स्टूडेंट्स के फेल होने का कारण, मूलतः नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के फेल होने का कारण यह है कि उनमें नया सोचने की क्षमता नहीं। आईआईटी चूंकि ग्लोबल कंपटीशन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करती है, वो बच्चे ग्लोबल कंपटीशन में जा रहे हैं, वो भारत में नौकरी नहीं करेंगे, बाजार में नौकरी करेंगे, और बाजार में वही टिकेगा जो बेस्ट होगा। इसलिए आईआईटी जब अपने बच्चों को ट्रेन करता है तो उनको नया सोचना थोड़ा सिखाता है, बहुत तो नहीं लेकिन फिर भी नया सोचना सिखाता है। उनके दिमाग को आईआईटी में खोला जाता है, क्योंकि मार्केट में वो नया नया सॉफ्टवेयर ढूंढने जा रहे हैं। जिस कंपनी में नौकरी करेंगे वहां नई इजाद करेंगे। और दूसरी तरफ हिंदी मीडियम का स्टूडेंट जो आता है वो पढ़ रहा है किसी झारखंड की, छत्तीसगढ़ की, यूपी की, मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र की ऐसी यूनिवर्सिटी में जहां वो 8 सवाल याद कर रहा है और 5 लिख रहा है, उसी में से 5 सवाल फंस जा रहा है, इंपॉर्टेंट गेस करता है, फंसा लेता है और वही सवाल लिख के चला आता है। तो इंग्लिश मीडियम में आईआईटी वाला बच्चा 4 साल सोचना सीख रहा है। आईआईटी मैंने तुमको पहले बताया है कि पेपर्स जो होते हैं, सारे आईआईटी में होता है कि नहीं होता, लेकिन खड़गपुर आईआईटी में 1-2 आईआईटी में मैं जानता हूं, इसका मैं बता सकता हूं तुमको कि पेपर ऐसा होता है कि आप लैपटॉप लेके आइए, किताब लेके आइए, पेपर आपको दे दिया जाएगा, आप किताब लैपटॉप गूगल करके हल कर लीजिए। कुछ नहीं मिलता, ना गूगल करके हल कर पाओगे ना किताब से हल कर पाओगे। तब वो विद्यार्थी जो 4 साल इस तरह की परीक्षा देकर निकलता है, उसमें मौलिक चिंतन की क्षमता होती है, और वही मौलिकता उसको यूपीएससी में जब नए सवाल आते हैं जिनको हमने नहीं पढ़ा है, उनको करने में सक्षम बनाती। तो ये भूल जाओ जो तो लोग तुमको बरगलाते हैं ये कह के कि हिंदी मीडियम के साथ पक्षपात हो रहा है। असल में हिंदी मीडियम का स्टूडेंट सब स्टैंडर्ड हो गया है। जब उसका मुकाबला ज्यादा मेरिटोरियस स्टूडेंट से होने लगा तो उस मुकाबले में वो फेल हो रहा है, सक्षम नहीं है, क्योंकि उसके पास हथियार नहीं है सही। और दुर्भाग्य से उसको कोचिंग इंस्टीट्यूट ने अपने जाल में फंसा के उसके भीतर आस्था पैदा कर दी कोचिंग की। जैसे हम लोग धार्मिक होते थे, भारत में कहा जाता है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने एक भारत दुर्दशा नाम का नाटक लिखा, उसमें कहा है कि जब भारतीयों पर अटैक हुआ उसको वो नहीं झेल पाते तो क्या करते, भगवान का नाम लेने लगते थे। भगवान है, जब जब धर्म की हानि होगी तो लेंगे अवतार और सब खत्म कर देंगे। आप जब लड़ नहीं पा रहे हो दुश्मन से तो अपने आप को सांत्वना देने के लिए भगवान की शरण में जाके कह रहे हो भगवान एक दिन इनका हिसाब करेंगे। ये कमजोर आदमी का लक्षण। ठीक वैसे जब आप यूपीएससी में आईआईटीएन का मुकाबला नहीं कर पा रहे हो तो आप कह रहे हो हिंदी माध्यम के साथ पक्षपात हो रहा है। आप कभी ये सवाल नहीं उठाते हो कि आप जो निबंध के पेपर में निबंध आ रहा है उस निबंध में कितनी लाइन लिख सकते हो जहां पूछा जाता है कि आत्मसंधान की प्रक्रिया बाह्य स्रोतों को सौंप दी गई। रियल इज रैशनल एंड रैशनल इज रियल, सत्य बौद्धिक है, बौद्धिक सत्य है। इस तरह के निबंध, शोध क्या है ज्ञान के साथ अजनबी मुलाकात, इस तरह के निबंध आप कितना लिख पाते हो, इस पर कितनी लाइन सोच पाते हो। या अंबेडकर का सवाल जो आया जीएस फर्स्ट पेपर में कि कास्ट एसर्शन से कास्ट एलिमिनेशन होगा, उस सवाल पर क्या सोच पाते हो आप। अगर आप सोच ही नहीं पाते हो तो पहले तो आपको ये सोचना चाहिए ना कि हमारी पढ़ाई लिखाई के तरीके में कौन सी गड़बड़ी है कि हम इस तरह के सवाल का जवाब ही नहीं सोच पा रहे हैं। तो पहले तो हम दूसरों को कोसने के बजाय पहले ये देखें कि क्या हमारी पढ़ाई इस पेपर को हल करने में सक्षम हमको बना रही है, और नहीं बना रही है तो फिर उसका कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण सवाल था, उसके बहाने मैंने थोड़ी चर्चा
कोचिंग पर भी कर दी। मेरा बहुत बहुत एकदम गहराई से मानना है कि फैक्चुअल और ऑब्जेक्टिव तरीके से पढ़ाने वाली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के रिजल्ट को खत्म किया है। जितना ज्यादा आप कोचिंग करेंगे उतना आपके फेल होने की संभावना यूपीएससी में ज्यादा होगी, क्योंकि आईआईटी का बच्चा कोचिंग में मौलिक चिंतन सीखने नहीं आ रहा, इसलिए 6 महीने कोचिंग करता है। इंग्लिश मीडियम की कोचिंग 6-7 महीने चलती भी है, 6 महीने 7 महीने कोचिंग करता है, सिलेबस से एक ब्रॉड परिचय प्राप्त करता है, चिंतन उसके पास है, क्षमता उसके पास है, एग्जाम में बैठता सफल हो जाता है। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, आपके पास चिंतन है नहीं, मौलिकता है नहीं, सोचने समझने विश्लेषण करने की क्षमता है नहीं, तब आप कोचिंग में आते हो, 18 महीने कोचिंग करते हो और केवल जानकारी जुटाते रह जाते हो। अगर यूपीएससी का पेपर जानकारी का पेपर होता तो आप सफल हो जाते, लेकिन आप ज्यादा जानकारी जुटा रहे हो, जबकि पेपर में विश्लेषण, एनालिसिस और नए सवालों को करने की जो क्षमता आपकी है वो विकसित हुई नहीं। तो केवल जानकारी से आप इस पेपर को हल करना चाहते हो, ज्यादा जानकारी जुटाकर, प्रीलिम्स में ज्यादा फैक्ट पढ़ के, प्रीलिम्स ही नहीं पास कर पा रहे हो, ज्यादा फैक्ट पढ़ रहे हो, लेकिन फैक्ट से सवाल तो नहीं हल हो रहा। इस गलतफहमी ने हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को चौपट कर दिया है। इस गलतफहमी से जब तक आप नहीं निकलेंगे, अच्छा जब आप कमजोर होते हैं, जैसे कमजोर बताया, जब भारती कमजोर थे तो भगवान की तरफ भागते थे, आप जितने कमजोर होते हो उतना कोचिंग की तरफ भागते हो। आपको लगता है कि हम इस पार्ट में कमजोर हैं, कोचिंग कर लेनी चाहिए, इस पार्ट में कमजोर है, कोचिंग कर लेनी चाहिए। और कोचिंग कौन पढ़ा रहा है? कोचिंग पढ़ा रहे हैं यूपीएससी में फेल हुए लोग। कोचिंग कौन पढ़ा रहा है? रोजगार की तलाश में मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर में भटकने वाले लोग, वो कोचिंग पढ़ा रहे हैं, जिनमें किसी को पढ़ाने में दिलचस्पी नहीं है, वो पैसा कमाने के लिए आए। जैसे हमारे स्कूलों का हाल हो रहा है आज कि बड़े बड़े बिल्डर, ठेकेदार ये स्कूल चला रहे हैं, उनका स्कूल चलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं, पैसा कमाने के लिए स्कूल खोल रहे हैं। बड़ा बिल्डिंग खूब बनाई, तो आप देखेंगे बिल्डिंग शानदार है, लेकिन उसमें जो टीचर पढ़ाता है उसको 12,000 सैलरी मिलती है। वो बमुश्किल कुछ अंग्रेजी बोल पाता है, इसलिए इंग्लिश मीडियम का बोर्ड टांग के और बच्चों को भर्ती कर दिया गया। तो ये अगर नहीं समझते हो तो फिर मुझे तो लगता है तब तो आपको सेलेक्ट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप में इतनी विश्लेषण की क्षमता नहीं तो क्यों आईएएस बनना चाहते हो? इसलिए स्वतंत्र चिंतन एकेडमिक्स के लिए बहुत जरूरी है। वही स्वतंत्र चिंतन आपको आईएएस भी बनाएगा, वही स्वतंत्र चिंतन हमारी दुनिया में नए नए शोध लेके आएगा, नवाचार लेके आएगा, वही स्वतंत्र चिंतन हमारे पास ऐसे आइडिया लेके आएगा जो हमारा समाज बदलेगा, वही स्वतंत्र चिंतन हमारे लिए ऐसे आइडिया लेके आएगा जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और तरक्की को सुनिश्चित करेगा, हमारी रूढ़ियों को खत्म करेगा। इसलिए फ्री थिंकिंग, स्वतंत्र चिंतन, ये सभी चीजों का मूल आधार है। अब आइए दूसरे सवाल पर जाते हैं। प्रियव्रत का सवाल है, स्त्री सशक्तिकरण में क्या महिलाएं ही सबसे बड़ी बाधक है? नहीं। देखो, दुनिया में जितने सशक्तिकरण हुए हैं वो सारे सशक्तिकरण होते हैं अधिकार की चेतना विकसित होने से। जब मैं मान लेता हूं कि मुझे अधिकार मिलने चाहिए, मेरी अस्मिता का अधिकार मेरे पास होना चाहिए ना, अस्मिता की चेतना, अधिकार की चेतना, कॉन्शियसनेस ऑफ डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड राइट्स, ऐसी चेतना जिसमें अस्मिता की चाहत है, ऐसी चेतना जिसमें डिग्निटी, गरिमा की चाहत है, ऐसी चेतना जो अपनी पहचान को दूसरी श्रेष्ठ पहचानों के बराबर खड़ा करना चाहती है, और ऐसी चेतना जिसमें व्यक्तिगत अधिकारों की मांग है, वही चेतना सशक्त हो सकती है। इसी अधिकारों की चाहत, सेल्फ रिस्पेक्ट, अस्मिता की मांग, गरिमा की मांग को धर्म और संस्कृति ने किसी एक वर्ग के संदर्भ में कमजोर कर दिया, और किसी एक वर्ग को धार्मिक व्याख्याओं से, सांस्कृतिक प्रक्रियाओं से यह समझा दिया गया कि तुम्हारी गरिमा, तुम्हारी अस्मिता, इसके लिए
कोई स्पेस न धर्म के भीतर है न समाज के भीतर है, और उल्टा किसी एक वर्ग को यह एहसास करा दिया गया कि अगर तुम्हारे पास अस्मिता गरिमापूर्ण जीवन नहीं है तो उसके दोषी भी तुम ही हो। जैसे भारत में शूद्रों को यह कहा गया कि देखो तुम भगवान के पैर से पैदा हुए हो, भगवान ने तुमको निम्न बनाया है। और क्यों निम्न बनाया? उसके लिए पुनर्जन्म की संकल्पना गढ़ दी कि पिछले जन्म में कुछ पाप किया होगा, इसलिए तुम इस जन्म में ऐसे शूद्र की तरह पैदा हुई हो। तो अब आदमी शूद्र है, शोषण सह रहा है और अपने आप को ही कोस रहा है कि मुझसे ही पिछले जन्म में कोई गलती हुई होगी जिसके कारण मैं इस दशा में हूं। अब ऐसा व्यक्ति जो खुद को गिल्टी मान रहा है, अपराध बोध से ग्रस्त है, प्रायश्चित करना चाहता है कि मुझसे पिछले जन्म में कोई गलती हुई, वो अधिकार मांगेगा? उल्टा वो तो चाहेगा कि मुझे कोई प्रायश्चित का ऐसा तरीका बताओ कि अगले जन्म में फिर शूद्र ना बनूं। और तब तुमने उसके हाथ में किताब थमा दी, कहा देखो अगर अगले जन्म में शूद्र नहीं बनना चाहते हो तो इन धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करो या इन धार्मिक तौर तरीकों का पालन करो। ब्राह्मणों को छूना भी मत, तुम्हारी परछाई भी उन पर नहीं पड़नी चाहिए। क्षत्रियों के नजदीक मत जाना, ब्राह्मणों क्षत्रियों की सारी बात मान लेना, धर्म की किताब में जो लिखा उसको मान लेना। और वो व्यक्ति सोचता है कि हम इस सबको मान लेंगे तो कम से कम ये जीवन तो खराब हुआ, अगला जीवन तो बच जाएगा। और इस कारण वो शूद्र अधिकार मांगने को तो छोड़ो, खुद ही सारा अधिकार त्यागने के लिए तैयार हो जाता है कि हमको अधिकार नहीं चाहिए, हमको तो पहले अपना पुराने जन्म का पाप का प्रायश्चित करना है। जैसे जेल में किसी कैदी को बंद करते हो और अगर उसमें अपराध बोध की चेतना पैदा हो गई तो ये थोड़े कहता है कि हमको जेल से बाहर निकालो, हमारा अधिकार क्यों छीन लिए। उल्टा जेल में बंद होता है तो सोचता है कि मैंने वो अपराध क्यों किया, क्यों मार दिया उस आदमी, गलती कर दी मैंने। यही बात सबसे बड़ी बाधक है किसमें? सशक्तिकरण। तब सशक्तिकरण होता कैसे है? फिर तब सशक्तिकरण ऐसे होता है कि आदमी के दिमाग से एक गिल्ट फीलिंग निकाल दीजिए कि तुमने कुछ गलत किया था जिसके कारण तुम शूद्र बने हो, और उस गिल्ट फीलिंग की जगह आक्रोश भर दीजिए, क्रोध, सिस्टम के प्रति एंग्विश, एंगर, और यह समझा दीजिए कि तुमको आज तक जो समझाया गया था सब झूठ था। जिस दिन वो अपनी सारी बात जो समझाई गई उसको वो समझ लेता है कि झूठ था वो, और फिर वो ये समझ लेता है कि जितना आज तक मेरे साथ हुआ वो अन्याय था, तो उसमें आक्रोश पैदा होता है। जब आक्रोश पैदा होता है तो पुराने सिस्टम को रिजेक्ट कर देता है और नए सिस्टम की मांग करता है, और तब उसमें अधिकार अस्मिता की चेतना का भाव जागृत होता है। फिर क्या करता है? वो समूह बनाता है, लामबंद हो जाता है, अपने जैसे ज्यादा लोगों को जोड़ता है। और अगर लोकतंत्र होता है तो ये सब लोग जुड़कर बनाते हैं एक वोट बैंक, इसी कहते हैं पहचान की राजनीति, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। और अपनी पहचान के इर्द गिर्द ये लोग जमा हो जाते हैं। जब एक पहचान के लोग किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट देने लगते हैं, किसी एक तरह के, एक जाति के, एक पहचान वाले प्रत्याशी को वोट देने लगते हैं, तो इनके 100 प्रत्याशी संसद में पहुंच जाएंगे, 100 विधानसभा में पहुंच जाएंगे। तब ये अपने वर्ग के सशक्तिकरण के लिए कानून बनाते हैं, और पहले से ही इन कानूनों की मांग वो समुदाय कर रहा था कि हमको वो कानून दो जिससे हमारे अधिकार मिलेंगे। तो ये अधिकार लेने के लिए पहले तैयार थे। पुराने सिस्टम को इन्होंने मानने से इनकार कर दिया था, और इनके विधि निर्माताओं ने, इनके लेजिस्लेटर्स ने संसदीय संस्थाओं में, वैधानिक विधिक संस्थाओं में जाकर इनके लिए कानून बना दिए। इनको कानून मिलने लगते हैं और सशक्त हो जाते हैं। यह प्रक्रिया होती लोकतांत्रिक देशों में सशक्तिकरण की। अब जरा इस प्रक्रिया से जरा स्त्रियों को देखिए। दलित ऐसे ही सशक्त हुए। दलितों में अंबेडकर ने पहले आके उनको समझाया कि जो वेद में लिखा है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, कि तुम लोग पैर वैर से पैदा हुए, सब फर्जी बात है। और क्या समझाया अंबेडकर ने? समझाया कि शूद्र नाम का कोई वर्ण वेद में था ही नहीं। जिनको शूद्र कहते हो ये सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। इनका ब्राह्मणों से संघर्ष हुआ, और उस ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष में बाकी 3 वर्ण ब्राह्मणों के साथ मिल गए। चंद्रवंशी क्षत्रिय मिल गए, वैश्य मिल गए, ब्राह्मण मिल गए, और इस कारण से सूर्यवंशी क्षत्रियों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया।
और उससे सूर्यवंशी क्षत्रिय जो भारत की सबसे ताकतवर जाति थी, पावरफुल जाति थी, वो सूर्यवंशी क्षत्रिय, उनका उपनयन संस्कार बंद कर दिया, यज्ञोपवीत बंद कर दिया, उनके साथ विवाह बंद कर दिया, भोजन बंद कर दिया। वो समाज में एक अलग वर्ग बना दिए गए और उन्हीं को शूद्र कह दिया गया। अंबेडकर ने समझाया शूद्रों को कि तुम क्षत्रिय थे, भारत में केवल 3 वर्ण हुआ करते थे। क्या किया? पहले वाली उस व्याख्या को झुठलाया कि ईश्वर के पैर से पैदा हुए हो तुम। उन्होंने कहा कि सामाजिक प्रक्रिया में ब्राह्मणों के साथ संघर्ष से शूद्र पैदा हुए। और जब शूद्रों ने इस पर यकीन किया, ये बात फैलाई गई साहित्य के माध्यम से, महाराष्ट्र में लिटरेचर के माध्यम से, तमाम भाषणों के माध्यम से। किताब है अंबेडकर की, हु वेयर शूद्रास, शूद्र कौन थे। फिर अंबेडकर ने बताया कि अब जब तुम शूद्र थे नहीं, तुमको जबरदस्ती बनाया गया, ये सब ढकोसला है, तो तुमको इस व्यवस्था को जिसमें शूद्र बनाकर तुमसे कह दिया गया ब्राह्मणों को छूना मत, फलाना, ये सब छोड़ दो, इसके मनोविज्ञान से बाहर निकल आओ। और फिर उन्होंने मांग की कि अधिकार मांगो, शिक्षित हो, संगठित बनो, संघर्ष करो। शूद्रों ने ये बात मान ली और 30, 40, 50 साल में उनके अंदर अधिकार की चेतना पैदा हुई। काशीराम साहब आए, मूवमेंट खड़ा किया, उस मूवमेंट में दलित जुड़े। फिर बसपा नाम की पार्टी बनी, बहुजन समाजवादी पार्टी। उसने दलितों का वोट बैंक इकट्ठा किया, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से सारे दलित इकट्ठा होकर उस पार्टी को वोट देने लगे। उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार बन गई। पहली बार भारत में दलितों को लगा कि हमारी सरकार बन सकती है। उस सरकार ने बनते ही कड़े SC/ST कानून लागू किए, SC वर्ग के साथ हो रहे अन्याय को रोक दिया। बहुत सारे सवर्णों को जेल भेजा गया, थाने में धड़ाधड़ मुकदमे दर्ज होने लगे, शहरों के नाम बदल दिए। दलितों को यह लगने लगा कि देश हमारा है। इस देश में दलित पहचानों के प्रतीक दिखने लगे, मूर्तियां दिखने लगी, और उससे दलित चेतना का सशक्तिकरण का भाव पैदा हुआ। फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों ने भी दलित पॉलिटिक्स शुरू कर दी, वहां भी दलित सांसद जीतने लगे, संसद में दलितों के मुद्दे उठाए जाने लगे। पूरे भारत में कहीं दलितों के साथ अन्याय होता था तो उस पर संसद ठप हो जाती थी। इससे आज दलित सशक्तिकरण को आप जिस रूप में देखते हो पैदा हुआ। अब जरा इसको स्त्रियों से कंपेयर कर लीजिए। सवाल आपने पूछा था क्या स्त्रियां स्त्री सशक्तिकरण में बाधक है। उसको समझाने के लिए पहले मैंने दलित सशक्तिकरण का मॉडल समझाया कि कैसे होता है। अब जरा देखिए, स्त्री सशक्तिकरण के लिए सबसे पहली जरूरत क्या है। स्त्रियों को भी जैसे दलितों को समझाया गया था धर्म से कि तुमको ईश्वर ने निम्न वर्ण के रूप में पैदा किया है, वैसे स्त्रियों को समझाया गया कि पति परमेश्वर है। किसने समझाया? उसी धर्म ने, जिस धर्म ने शूद्रों को समझाया था कि तुम पापी लोग हो, पाप किए थे इसलिए शूद्र बन गए, या तुम ईश्वर के पैर से पैदा हुए हो। उसी धर्म ने स्त्रियों को समझाया कि पति परमेश्वर होता है, पति के खिलाफ नहीं जा सकती। तो पति ने क्या किया? परमेश्वर ने घर में स्त्री को मारना पीटना शुरू कर दिया, घरेलू हिंसा शुरू कर दी, यौन शोषण शुरू कर दिया। स्त्रियों को समझाया गया कि तुमको सहनशीलता की मूर्ति बनना है, सीता बनना है, अग्नि परीक्षा देनी है। राम भी अलग रहे, सीता भी अलग रही वनवास के दौरान, लेकिन राम की अग्नि परीक्षा नहीं हुई कि पता नहीं राम भी किसी स्त्री के संपर्क में ना आ गए हो। सीता की हुई। अभी धर्म के भाव में मत बहना। मैं अभी आस्थावान व्यक्ति की तरह, हिंदू व्यक्ति की तरह बात नहीं कर रहा हूं, मैं भी एक टीचर के तौर पर बात कर रहा हूं। इसलिए राम मेरे भी आराध्य हो सकते हैं, मैं भी राम को बहुत एडमायर करता हूं, लेकिन मैं एक सवाल बता रहा हूं समानता का कि अगर अग्नि परीक्षा हुई तो सीता की क्यों हुई, राम की क्यों नहीं हुई। सीता की पवित्रता पर सवाल उठाया गया, संदेह कर दिया गया और सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। तो भारत में धार्मिक व्याख्या जो स्त्रियां सुनती आई वो सीता बनने की कोशिश कर रही, वो अग्नि परीक्षा दे रही, अपने चरित्र को प्रूव कर रही। पुरुष अपने चरित्र को नहीं प्रूव करता। पुरुष तो जो बच्चा 17-18 साल का होता है किसी कॉलेज के बाहर, गर्ल्स कॉलेज के बाहर बाइक पे लड़कियों को घूरता खड़ा होता है। लड़कियां तो नहीं, किसी मेन कॉलेज के बाहर स्कूटी लगा के लड़कों को घूरती खड़ी होती। लड़कियां तो नहीं करती, लड़के तो करते हैं। तो आपको क्या किया गया? लड़कियों और स्त्रियों को धार्मिक और सांस्कृतिक व्याख्या से पाला पोसा ऐसे गया कि उनकी सोचने का ढंग बदल दिया गया, जैसे दलितों का ढंग सोचने का बदल दिया गया था। और उन्होंने हजारों साल तक कभी सवाल नहीं उठाया कि हम शूद्र कैसे बने। वैसे स्त्रियों ने कभी सवाल ही नहीं उठाया कि हम पति को परमेश्वर क्यों माने, पुरुष को हम ज्यादा अधिकार क्यों दें। और दुर्भाग्य से शूद्रों में तो अंबेडकर पैदा हो गए,
स्त्रियों में कोई अंबेडकर पैदा नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप स्त्री अस्मिता का, स्त्री अधिकार का, इसकी चेतना का विकास स्त्रियों में नहीं हो पाया। वो आज भी धार्मिक व्याख्या में फंसी हैं। वो गायत्री यज्ञ में अपने सिर पर मटका ढो रही हैं, करवा चौथ का व्रत रख रही हैं। जो पुरुष शोषक है उसी पुरुष के नाम पर स्त्री तीज का, करवा चौथ का व्रत रखती है। जिस पुरुष ने उसका अधिकार छीना है उसी को परमेश्वर मान रही है। तो ये व्याख्या बदली गई क्या? जैसे शूद्रों के लिए व्याख्या अंबेडकर ने बदली और कहा तुम शूद्र नहीं थे, क्षत्रिय थे, क्या वैसे स्त्रियों के लिए किसी ने व्याख्या बदली कि तुम स्त्री नहीं हो, मादा हो? तुमको स्त्री बनाया गया। स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती। जैसे शूद्र पैदा नहीं हुए थे, शूद्रों का वर्ग बनाया गया था, वैसे स्त्रियां पैदा नहीं हुई थी, स्त्रियां बनाई गई। पैदा होती मादा, तो मादा तो पशुओं में भी है, शेरनी भी मादा है। शेरनी तो शेर को परमेश्वर नहीं मानती कि शेर मेरा पति है, परमेश्वर है। शेरनी मादा पैदा हुई, मादा ही रहती, स्त्री नहीं बनती। लेकिन मनुष्यों में मादाएं पैदा होती और आगे चल के स्त्री बना दी जाती। मादा से स्त्री बनने की व्याख्या सांस्कृतिक और धार्मिक है। इस व्याख्या को किसी ने आज तक चैलेंज नहीं किया। परिणाम स्वरूप स्त्रियां जो आज हैं वो उस सोच से युक्त हैं जिस सोच को पुरुषों ने और पुरुषों के बनाए धर्म ने उनके भीतर भरा है। अब जब तक ये सोच नहीं निकलती तब तक स्त्री उसी पुरुष की बनाई संस्कृति में रह रही है जिस पुरुष की संस्कृति ने उसको समान नहीं बनाया है। परिणाम स्वरूप तब उस दशा में वो सोचती तो मादा शरीर के भीतर से है, लेकिन उसकी सोच को कंट्रोल कर रखा है पुरुषों की बनाई संस्कृति ने। उसी कहते पितृसत्ता, पैट्रियार्की। औरतों के सोचने का तरीका पैट्रियार्की तय करती। जैसे 19वीं शताब्दी तक शूद्रों के सोचने का तरीका ब्राह्मणवाद तय करता था। ब्राह्मणवाद कोई जाति नहीं है, ब्राह्मणवाद का मतलब एक ब्राह्मण श्रेष्ठता के दावे वाला परंपरा है या उसकी विचारधारा है। अब जब ये बात समझ गए तो समझ गए होंगे कि स्त्रियों के शोषण में बाधक नहीं है। स्त्रियों के शोषण में बाधक वो सोच है जो स्त्रियों के भीतर पितृसत्ता के धर्म और पितृसत्ता की संस्कृति से भर दी गई, जिससे स्त्रियां स्वतंत्र रूप से अपनी अस्मिता और अधिकार की चेतना की मांग खो बैठी हैं। उनको समझ ही नहीं है, जैसे शूद्रों को समझ नहीं थी 19वीं शताब्दी के पहले कि हमको ब्राह्मणों के बराबर बनना है, हमारी अस्मिता ब्राह्मणों के बराबर होनी चाहिए, वैसे आज भी स्त्रियों को समझ नहीं है कि उनकी अस्मिता पुरुषों के बराबर होनी चाहिए। इसलिए तुमने कभी हिंदू विवाह देखा हो, उसमें 7 वचन बोले जाते हैं, इन वचनों का पालन करना हो। वो सारे वचन पुरुष के पक्ष में। कैसे कैसे वचन है कि बिना पति से पूछे कभी कहीं नहीं जाओगी, स्त्री वचन सुनती हो। हमारी पूरी विवाह की प्रक्रिया पुरुष के पक्ष में झुकी हुई। लड़की के माता पिता कई बार लड़के के माता पिता का पैर छू लेते, हाथ जोड़ कर खड़े। विवाह तो दोनों पक्षों का हुआ, लड़की लड़के दोनों विवाह किए, तो लड़की के माता पिता इतने हाथ जोड़ के और इतना विनम्र क्यों बन गए? लड़के के माता पिता तो अकड़ में रहते हैं। ये पैट्रियार्की है, पितृसत्ता है। तो जब तक इस पितृसत्ता की संस्कृति को नहीं तोड़ा जाएगा तब तक स्त्रियों के सशक्तिकरण की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी। और जब तक स्त्री सशक्तिकरण की कोई भी चेतना स्त्रियों के मन में विकसित नहीं होती, दलितों की तरह जैसे दलित आइडेंटिटी का वोट बैंक बन गया, वैसे आज भी भारत में स्त्री आइडेंटिटी का कोई वोट बैंक नहीं है कि सारी स्त्रियों की कोई एक पार्टी हो। जैसे बसपा दलितों की एक पार्टी बनी यूपी में, वैसे स्त्रियों की एक पार्टी बने अगर देश में। एक बार स्त्री मुख्यमंत्री स्त्रियों के वोट बैंक से, स्त्री मुख्यमंत्री पुरुषों के वोट बैंक से नहीं, पुरुषों के वोट बैंक से स्त्री मुख्यमंत्री बनेगा तो पितृसत्ता की सोच वाली राजनीति होगी। स्त्रियों के वोट बैंक से स्त्री मुख्यमंत्री जिस दिन बनेगी, स्त्री अस्मिता के पहचान से निकली राजनीतिक प्रक्रिया से स्त्री मुख्यमंत्री जिस दिन बनेगी, उस दिन दूसरे दलों में भी स्त्रीवादी राजनीति की शुरुआत हो जाएगी। और तब जैसे दलित के साथ हिंसा होती, संसद ठप हो जाती, वैसे जिस दिन एक रेप भी देश में होगा, संसद ठप होने लगेगी।
पुलिस के एसपी का ट्रांसफर हो जाएगा, डीएम रातों रात गायब हो जाएगा जिले का, भेज दिया गया किसी महत्वहीन पद पर, तब पूरे हमारे प्रशासन के ढांचे में उसी तरह की संवेदनशीलता पैदा होगी जैसे SC ST एक्ट ने SC ST के लिए होने वाली राजनीति ने देश में पैदा की। देश में दलित हिंसा का केस 2-4 आता है एक आध महीने में, और स्त्रियों से रेप का केस रोज सैकड़ों होता है। दलित हिंसा से ज्यादा बुरी स्थिति स्त्रियों की है, लेकिन दलितों के नाम पर आप देखें खूब हाय तौबा होता है, सामाजिक न्याय की तमाम बात होती है, और वही दलित जो अपने लिए सामाजिक न्याय की बात करते हैं, वही दलित सांसद स्त्रियों के साथ होने वाले रेप पर संसद ठप नहीं करते। इसका मतलब वो केवल दलित चेतना के सांसद हैं, वो सामाजिक न्याय के सांसद नहीं है, वो तो ढकोसला है। वो केवल दलित आत्मसम्मान और दलित अस्मिता की मांग करने वाले सांसद हैं। सामाजिक न्याय के सांसद होते तो स्त्रियों को भी सबरीमाला मंदिर में जाने से रोका जाता, तो सारे दलित सांसद इकट्ठा होकर धरना दे देते संसद में, ठप कर देते संसद। रेप होता, सारे दलित और ओबीसी सांसद ठप कर देते संसद। ऐसा नहीं होता। ऐसा तब होता जब संसद में 49% आबादी महिलाओं की है, 49% सांसद महिला होती। किसी पार्टी की सरकार बिना महिला राजनीति और महिला वोट बैंक के ना बनती, तो पूरी राजनीति में बदलाव आ जाता। ये बात जब तक नहीं हो सकती, जब तक महिलाओं में अस्मिता की चेतना जागृत नहीं होती, तब तक जिसको आप महिला कहते हैं कि वो महिलाओं की प्रगति में बाधक है, असल में वो महिला है तो, लेकिन उसकी सोच महिलाओं के समर्थक थोड़े, उसके भीतर महिला अस्मिता है ही नहीं। वो तो अपने ही घर में अपने बेटे और बेटी में भेद करती है मां, क्योंकि धार्मिक व्याख्या से मानती बेटा तुम्हारा उत्तराधिकारी वंश चलाएगा। इसलिए हर उस लड़की को जिसकी शादी होती है और मां बनने जा रही है, उसके मन में चाह तो बेटा पैदा, खुद लड़की है चाहती बेटा पैदा, क्योंकि धर्म ने उसको सिखाया कि बेटा ज्यादा मूल्यवान है, और धार्मिक बात को उसने एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक वैसे जैसे पहले ना गांव में लठैत होते थे जमींदारों के, और लठैत किन जातियों से होते थे? निम्न जातियों से, अपनी ही जाति के लोगों को पीटते थे। भारत में अंग्रेजों का शासन था तो कौन थे? अंग्रेजों के सिपाही। अंग्रेजों के सिपाही भारतीय थे, काले लोग थे, भारतीयों को पीटते थे। ठीक वैसे ही महिलाएं भी महिलाओं की पक्ष की नहीं, वो महिला सिर्फ शरीर से है। ये बात अगर समझते हो तो इस सवाल में समझ पाओगे कि स्त्री सशक्तिकरण में सबसे बड़ी बाधा है स्त्रियों में अस्मिता की चेतना ना बन पाना, स्त्रियों में अधिकार की मांग पैदा ना हो पाना, स्त्री पहचान को लेकर लोकतंत्र में अब भी स्त्री वोट बैंक का निर्माण ना हो पाना, और स्त्रियों द्वारा पितृसत्ता की संस्कृति और धर्म को चुनौती ना देना। ये कारण है जो स्त्री सशक्तिकरण में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। थैंक यू सर, आया समझ में। शुभम का सवाल है, गांधी के अराजकतावाद में प्रभुसत्ता किसके पास होगी? गांधी स्वराजी है। अगला सवाल है ये, गांधी के अराजकतावाद में प्रभुसत्ता किसके पास होगी? गांधी स्वराजी है। स्वराजी आदमी का मतलब होता है जो मानता है शासन अंदर से होना चाहिए, बाहर से नहीं। कोई भी शासन जो बाहर से है वो बुरा है। स्व का मतलब मेरा, राज का मतलब शासन। अगर मैं एक इंसान हूं और दूसरा इंसान मेरे समान है, मैं और वो बराबर है, तो मेरे ऊपर कोई दूसरा इंसान शासन नहीं कर सकता। मेरा शासन मेरे द्वारा होना चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट पर उन्होंने कहा था विलेज का शासन कहां से हो? विलेज के भीतर से। भारत का शासन कहां से हो? भारत के भीतर से। हर शासन भीतर से। अंग्रेज भारत का शासन कहां से कर रहे थे? बाहर से। इसलिए उन्होंने क्या किया? उसका विरोध किया कि बाहर से कोई शासन ठीक नहीं, हर शासन अंदर से होना चाहिए। अब इस कॉन्सेप्ट से उन्होंने जो आदर्श बनाया, उन्होंने ये बनाया कि जब आप इस तरह से शासन को तोड़ते जाएंगे, मतलब इंग्लैंड भारत पर शासन ना करे, भारत में कोई केंद्र या राज्य गांव पर शासन ना करे, फिर गांव में कोई गांव का
सरकार बन के व्यक्तियों पर शासन ना करे, तो सबसे नीचे इकाई कहां जाएंगे जहां शासन की अवधारणा, बाह्य शासन की अवधारणा खत्म हो जाएगी, व्यक्ति। जब आप व्यक्ति के स्तर तक पहुंच जाएंगे तो आप पाएंगे कि व्यक्ति जब अपने ऊपर शासन करता तो उसमें बाह्य शासन की पूरी अवधारणा खत्म हो गई। इसलिए गांधी में इसको कहते हैं आध्यात्मिक व्यक्तिवाद, स्पिरिचुअल इंडिविजुअलिज्म। गांधी में एक आध्यात्मिक व्यक्ति के पास प्रभुसत्ता होगी। आध्यात्मिक का मतलब होता है जिसकी चेतना विकसित हो गई है, जिसकी चेतना से झूठ, लालच ये सब निकल गया, हिंसा निकल गई, वही व्यक्ति अपनी चेतना से अपने आप को नियंत्रित करेगा। आत्मानुशासन जिसको कहते हो, सेल्फ कंट्रोल जिसको कहते हो, वही आत्मानुशासन, सेल्फ कंट्रोल, ये गांधी मानते हैं कि इस तरह की दुनिया में जब व्यवस्था स्थापित हो जाएगी तो हर आदमी अपना शासक खुद होगा, और वो आदमी कभी भी चूंकि स्वार्थी, लालची, हिंसक नहीं होगा, इसलिए वो कभी कोई नियम नहीं तोड़ेगा, या कह लें कि उसको कभी नियम की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक वैसे जैसे मैं हत्या को ठीक नहीं मानता, मेरी चेतना में ये बात चली गई कि हत्या ठीक नहीं है, तो चाहे तुम कानून 302, 307 का रखते या ना रखते, सीआरपीसी में, आईपीसी में, कुछ भी ऐसा कानून रखते ना रखते, तमाम नियमों का, क्रिमिनल प्रोसीजर और पिनल कोड का, मैं वो कानून तो उसका मैं उसको तोड़ूंगा ही नहीं, मैं किसी की हत्या करूंगा ही नहीं। जब मैं किसी की हत्या ना करने की चेतना पैदा कर चुका हूं तो मेरे लिए सीआरपीसी के कानून की कोई जरूरत नहीं। अगर भारत में मान लो मेरे या तुम्हारे या किसी और आदमी के जैसे लोग बन जाएं जो किसी की हत्या करना ही नहीं चाहते, कभी करेंगे ही नहीं, तो हमारे लिए सीआरपीसी बेकार है। ठीक वैसे गांधी मानते थे जैसे नैतिक व्यक्ति होते हैं वो किसी की हत्या नहीं करेंगे, किसी के सामान को जबरदस्ती नहीं छीनेंगे, चोरी नहीं करेंगे। ऐसे नैतिक व्यक्ति अगर दुनिया में बना दिए जाएं, भारत में बना दिए जाएं, तो इनको कानूनों की जरूरत नहीं है। और जब कानूनों की जरूरत नहीं होगी तो पुलिस की जरूरत नहीं है, सेना की जरूरत नहीं है, राज्य की जरूरत नहीं। इसी को गांधी का अराजकतावाद कहते हैं। अराजकतावाद का मतलब है ऐसी दुनिया जिसमें व्यक्ति कानूनों से शासित नहीं होगी, ऐसी दुनिया जिसमें हम कानूनों से शासित नहीं होंगे, इसको अराजकतावाद कहते हैं। राज का मतलब शासन, आ का मतलब नहीं, तो जहां राज या शासन नहीं हो वैसी विचारधारा, इसी को अराजकतावाद। इसलिए गांधी मानते कानून, राज्य, संसद, पुलिस, सेना ये सब गैर जरूरी चीज है। पूरी दुनिया इनके बिना रह सकती और रही है। दुनिया में ये राज्य वाज्य बनने की परंपरा तो ग्रीस से शुरू हुई, वो सिटी स्टेट बनने शुरू हुए, फिर आधुनिक समय में नेशन स्टेट बने। स्टेट के बिना हम रह चुके, लाखों साल मनुष्य बिना स्टेट के रहा, बिना कानून के रहा। तुमने सुना है कि हम्बूराबी की विधि संहिता पहली बार आई, हम्बूराबी की कोड पहली बार आई, पहले कानून होता ही नहीं था। कानून नाम की ऐसी चीज, ये अवधारणा बड़ी मॉडर्न है, बड़ी नई है। इसलिए गांधी का मानना था कि बिना कानून के रहना चाहिए। अब इससे तुमको जवाब मिल गया होगा प्रभुसत्ता किसके पास होगी। प्रभुसत्ता भी एक नया कॉन्सेप्ट है, सॉवरेंटी एक नया कॉन्सेप्ट है। कौन लेके आया था इसको? बोडिन। कब लेके आया? 16वीं सेंचुरी की बात लेके आ रहा। फ्रांस में जब कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट आपस में लड़ रहे और उस समय दुनिया में चर्च सबसे ऊपर हुआ करता था, चर्च की बात से ही राज्य चलता था। अब चर्च ही टूट गया दो हिस्सों में, एक कैथोलिक चर्च बन गया, एक प्रोटेस्टेंट चर्च बन गया। प्रोटेस्टेंट चर्च अलग बात कह रहा है, कैथोलिक चर्च अलग बात कह रहा है। अब किसकी बात माने राजा? ठीक वैसे जैसे मान लो भारत में 2 सुप्रीम कोर्ट हो जाए, एक खुल जाए केरला में तिरुवनंतपुरम में, एक हो जाए दिल्ली में। तिरुवनंतपुरम वाला सुप्रीम कोर्ट अलग ऑर्डर दे, दिल्ली वाला सुप्रीम कोर्ट अलग ऑर्डर दे, सरकार किसकी बात मानेगी? तब न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत और न्यायपालिका की बात मानी चाहिए, कैसे चलेगी? 2 सुप्रीम कोर्ट है। वैसे जब ईसाई दुनिया में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों चर्च बन गए तो जो चर्च के अधीन राज्य का कॉन्सेप्ट था टूटने लगा। उसी समस्या को हल करने के लिए बोडिन ने प्रभुसत्ता का कॉन्सेप्ट दिया, सॉवरेंटी का। तो सॉवरेंटी का कॉन्सेप्ट ही बड़ा नया है जो राज्य के साथ आया है। और गांधी जब कहते हैं राज्य खत्म तो सॉवरेंटी का मतलब ही खत्म। तब प्रभुसत्ता किसके पास होगी? मेरे जीवन की प्रभुसत्ता मेरे पास होगी।
तुम्हारे जीवन की तुम्हारे पास होगी, हम दोनों नैतिक होंगे, हम दोनों स्वराजी होंगे, अपने अपने जीवन को अपने तरीके से जिएंगे। ना मैं तुम्हारी हत्या करूंगा, ना तुम मेरी हत्या करोगे, ना तुम मेरा सामान चोरी करोगे, मैं तुम्हारा सामान चोरी करूंगा। हम दोनों बेसिक बुनियादी जीवन जिएंगे, सामुदायिक जीवन जिएंगे। उस बेसिक बुनियादी जीवन में कोई व्यापार धंधा उद्योग होगा नहीं, लोगों के पास समय होगा, खुशी होगी, पैसा रुपया कमाने के पीछे लोग भागेंगे नहीं, लालच होगा नहीं, तो उस दुनिया में इस तरह के बड़े बड़े कानूनों की जरूरत नहीं होगी। अब अगर इस सवाल को इससे ज्यादा समझना चाहते हो तो फिर तुमको गांधीवाद पता होना चाहिए कि इसमें इकोनॉमी का क्या मॉडल है, गुणवत्तापरक जीवन की क्या अवधारणा है, तभी सवाल को और ठीक समझ पाओगे। बहरहाल प्रभुसत्ता का जो सवाल तुमने पूछा था उसका उत्तर यही है कि अराजकतावाद आने पर प्रभुसत्ता व्यक्ति के पास होगी, हर व्यक्ति संप्रभु होगा। अगला सवाल है, डिजिटल मीडिया क्या हमारी सोच को संकुचित कर रहा है? मैं सवाल जो आप पूछते हैं ले तो सब लेता हूं, लेकिन फिर मैं उनको उसी क्रम में अरेंज कर रहा हूं जिस क्रम में मुझे लग रहा है कि उसमें कोई अवधारणा है। जिनमें अवधारणा है उस सवाल को हल करना ज्यादा जरूरी है। क्या डिजिटल मीडिया हमारी सोच को संकुचित कर रहा है? देखो, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया ये क्या है? ये एक मास के साथ कम्युनिकेशन का मीडियम है। जब मैं दो लोगों में बातचीत करता हूं, जैसे मैं घर में अपनी मां से बातचीत करूं, अपने पिता से बातचीत करूं, अपने भाई से बातचीत करूं, तो मेरा इरादा उनसे बातचीत करते समय लाभ कमाने का नहीं होता। मेरा इरादा अपने मां या पत्नी या बच्चे के साथ बातचीत करते समय उसको इंप्रेस करने का नहीं होता। तो मैं भाषा कैसी रखता हूं? भाषा रखता हूं वो जो टारगेटेड तरीके से मेरी बात को वहां तक कम्युनिकेट कर दे। लेकिन जब हम सोशल मीडिया पर आते हैं तो सोशल मीडिया में जब मैं बातचीत करता हूं तो बातचीत इस तरीके से करता हूं जिसका एक व्यापक ऑडियंस वर्ग क्रिएट किया जा सके। जैसे बाजार में कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है, मैं अपने घर में खाना बनाऊं तो हो सकता है किसी दिन अच्छा बन जाए, किसी दिन खराब बन जाए। मैं खाने में कोई खास तरीके से बहुत टेस्ट डेवलप करने की कोशिश रोज रोज नहीं करूंगा। ठीक है, थोड़ा टेस्ट तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं उसमें रोज रोज खाना बनाता हूं तो उसमें एकदम कॉन्शियस रहूंगा कि टेस्ट आना चाहिए। लेकिन मैं अगर होटल चलाऊंगा, ढाबा चलाऊंगा, तो मैं टेस्ट को स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश करूंगा कि ऐसा टेस्ट हो, तभी ग्राहक आएंगे। तो जब हम कोई काम अपने लिए करते हैं तो उसमें हम ना कोई मानक नहीं करते, हम उसके लिए कोई लाभ की स्थिति में नहीं जाते। लेकिन जब हम ढाबा चलाते हैं, होटल चलाते हैं, ऐसी किसी दशा में हम टेस्ट को कस्टमाइज करते हैं, उसको नियंत्रित करते हैं। नमक कितना होना चाहिए, चीनी कितनी होनी चाहिए, तेल कैसा होना चाहिए, कलर कैसा आना चाहिए, जो ग्राहक आएगा उसको कलर कैसा दिखेगा पनीर की सब्जी का, वो भी डिसाइड करते हैं। अपने खाने के लिए बनाना, पनीर की सब्जी का कलर इतना नहीं तय करते रोज रोज। 365 दिन खाना है, रोज सब्जी का कलर थोड़े बनाएंगे। ठीक वैसे डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया के लिए जो भाषा हम गढ़ते हैं तो वो भाषा सार्वजनिक संवाद में ठीक वैसे जैसे डिश में आप पैलेटेबिलिटी पैदा करते हैं, टेस्ट। रेस्टोरेंट चलाने वाले आदमी के लिए हेल्थ ज्यादा जरूरी नहीं, टेस्ट ज्यादा जरूरी। टेस्ट अच्छा होगा तो लोग ज्यादा आएंगे, भले उसका दीर्घकालिक हेल्थ पर कुछ भी प्रभाव पड़े। तो वैसे ही जब मैं सोशल मीडिया पर कोई भाषा इस्तेमाल करता हूं तो ढाबे की तरह टेस्ट पैदा करता हूं। क्या चाहता हूं? मेरी बात इतनी आकर्षक लगे, एक शानदार डिश की तरह, टेस्टी डिश की तरह, कि उसको सुनकर लोग ज्यादा अट्रैक्ट हों और मेरे व्यूअर, सब्सक्राइबर बढ़ जाएं। अब जरा सोचो कि कौन सी ऐसी भाषा है, जैसे ढाबे में आप टेस्टी खाना बनाएं और हेल्दी खाना बनाएं। हेल्दी खाना ज्यादा बिकेगा या टेस्टी खाना ज्यादा बिकेगा? आप पाएंगे टेस्टी खाना ज्यादा बिकेगा।
इसलिए आप पूरे भारत में घूम जाइए, आपको हेल्दी खाने के स्प्राउट्स बेचने के आउटलेट ज्यादा मिलेंगे या समोसा, चाट, पकौड़ी, पकौड़ा, भटूरा इसको बेचने के आउटलेट ज्यादा मिलेंगे? आप पाएंगे चाट, पकौड़ी, समोसा, छोला भटूरा, छोले कुलचे, इनको बेचने के आउटलेट बहुत होंगे, क्योंकि टेस्ट है ये, जो मास का टेस्ट है उसके अधीन, उसके अनुसार हम प्रोडक्ट बनाते हैं। वैसे जब सोशल मीडिया पर हम भाषा गढ़ते हैं तो मास में क्या है? मास में रीजन ज्यादा है, तर्क ज्यादा है या भावना ज्यादा है? हम पाते हैं मास में भावना ज्यादा है, मास भावुक है। कौन सा मास है ये? मास मतलब भीड़। ये वो मास है जो विज्ञापन में दीपिका पादुकोण जब एक पेस्ट लगाती है, अपने प्रियंका चोपड़ा एक पेस्ट लगाती हुई कहती कि इससे मेरे दांतों से खून निकलना बंद हो गया, सेब काट के दिखाया उसने, बिल्कुल एकदम वैसे सफेद दिख रहा है, उसने कहीं ब्लड नहीं लगा, कहा दिखा ये दांत मेरे ऐसे इसी पेस्ट के कारण है। तो प्रियंका चोपड़ा कह रही है, दीपिका पादुकोण कह रही है, प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण कोई डॉक्टर नहीं है, डेंटिस्ट नहीं है, वो बड़ी एक्टर है, और उस एक्टर या एक्ट्रेस से हमारी क्या जुड़ी हुई है? भावना। तो हम वो पेस्ट खरीदना शुरू कर देते। किसी एक्ट्रेस ने साबुन लगाया, झाग पैदा किया, कहा मेरी त्वचा इतनी कोमल मुलायम हो गई, उस एक्ट्रेस को हम एडमायर करते हैं, उसके साथ हमारी भावना जुड़ी, तो हम भी वो साबुन खरीदना शुरू कर देते हैं। तो जब किसी ऑडियंस में, जो ऑडियंस में बड़ा मास भावुक लोगों का है, उसके लिए हम भाषा गढ़ते, तो हम भाषा भावुक गढ़ते हैं, तार्किक नहीं। परिणाम स्वरूप डिजिटल मीडिया जब खड़ा होगा, सोशल मीडिया जब खड़ा होगा, तो वहां भावना वाली भाषा का इस्तेमाल होगा। ठीक वैसे जैसे रेस्टोरेंट चलाने में हम टेस्टी खाने का ज्यादा वर्चस्व बनाते हैं, वैसे डिजिटल सोशल मीडिया में हम भावनात्मक भाषा का वर्चस्व बनाते हैं। ये बात पॉलिटिक्स पर भी लागू होती है। पॉलिटिक्स में आपके नेता जब चुनाव आता है तो भावुक बात ज्यादा करते हैं, भावनात्मक बात ज्यादा करते हैं, तार्किक बात ज्यादा करते हैं। तार्किक बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंसी में तर्क समझने वाले लोग 2000 हैं। अब भावनात्मक बात करेंगे, मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, यादव छत्री की बात करेंगे, ब्राह्मण शूद्र की बात करेंगे, तो उसको उस भावना से जुड़े हुए लोग लाखों हैं। तो राजनेता कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं? भावना वाली भाषा का। परिणाम स्वरूप हमारी सोशल मीडिया में वही खराबी है जो पॉलिटिक्स में है। हमारी सोशल मीडिया की भाषा में या डिजिटल मीडिया की भाषा में वही खराबी है जो एक टेस्टी खाना बेचने वाले रेस्टोरेंट में है, जो लोगों की हेल्थ की परवाह नहीं करता। उसको पब्लिक हेल्थ की चिंता नहीं, रेस्टोरेंट को। पॉलिटिक्स को लोगों के तार्किक होने की चिंता नहीं है। पॉलिटिक्स को केवल चुनाव जीतने की, पॉलिटिकल पार्टियों को केवल चुनाव जीतने की चिंता है। ठीक वैसे जब सोशल मीडिया पर कोई आता है तो उसको केवल फॉलोअर बनाने की चिंता है, उसको सब्सक्राइबर बढ़ाने की चिंता है। और जब वो सब्सक्राइबर बढ़ाने और फॉलोअर बढ़ाने की चिंता करता है तो तार्किक बात नहीं करता। वो क्या करता है? ऐसी क्लिप डालेगा 3 मिनट 4 मिनट की, जिसका जो स्लोगन होगा खूब कैची होगा। देखिए इस लड़की ने ऐसा क्या कर दिया, बस उसके आगे छोड़ दिया। ये चीता सड़क पर आदमी से टकराया, अब आगे क्या हुआ? इस आदमी ने इस कोबरा को पकड़ने की कोशिश की, फिर दिल दहल जाएगा आपका, इसके आगे क्या हुआ? हम ऐसा करते हैं कि आपके भीतर कोई क्यूरियोसिटी पैदा कर देते हैं, तार्किक नहीं, एक भावुक किस्म, और आप उस वीडियो को क्लिक करते जाते हैं। तभी आप तमाम जो यूट्यूब पर वीडियो पड़े होते हैं उनका देखिए टाइटल कैसे कैची बनाया जाता है। उसी कैची टाइटल के कारण लोग उसको देखने आते हैं। अब आप इससे समझ लीजिए कि ये लोकतंत्र के लिए फायदेमंद है कि नुकसानदेह। लोकतंत्र कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए जिसमें लोकमत तर्क पर टिका हो या लोकमत भावना पर टिका हो। अगर आप मानते हैं कि लोकतंत्र में जो लोकमत होता है, जनता का मत होता है, वो तब ज्यादा बेहतर होगा जब वो तार्किक हो, ना कि तब ज्यादा बेहतर होगा जब भावनात्मक। तो अगर तार्किक लोकमत को आप बेहतर मानते हैं तो आप पाएंगे तार्किक बात के लिए मास वाली भाषा नहीं काम करती। ठीक वैसे हेल्दी खाने के लिए जो ज्यादा लोग टेस्ट जिसमें आएगा, जीभ पर रखते ही आपको खूब मीठा पता चला, चटपटा पता चला, वो नहीं बन पाएगा। टेस्टी खाना ऐसे नहीं बनता। तो सोशल मीडिया टेस्टी खाने की तरह टेस्टी भाषा गढ़ रही है।
ऐसी भाषा जिसको तुरंत हम समझ ले। अक्सर मैं एग्जांपल देता हूं भोजपुरी गाने का। भोजपुरी गाना कैसा है? भारत में पितृसत्ता है, पितृसत्ता के कारण स्त्रियों की जो उनका जो शारीरिक एक उसके प्रति यौन रुझान हमारा है, उसको हम वस्तुकरण कर देते हैं, उसका ऑब्जेक्टिफिकेशन कर देते हैं। उस ऑब्जेक्टिफिकेशन को पुरुष बहुत सुनना चाहते हैं, क्योंकि पितृसत्ता में स्त्रियों के प्रति पुरुषों की सोच सेक्सिस्ट होती है। परिणाम स्वरूप जैसे कोई भोजपुरी गाना आता है उसको लाखों लोग देख लेते हैं, क्योंकि वो टेस्टी भाषा में गढ़ा गया है। अगर मैं रेस्टोरेंट वाली शब्दावली का इस्तेमाल करूं, टेस्टी भाषा है। लेकिन अगर आप किसी शास्त्रीय गायक या गायिका का कोई क्लासिकल म्यूजिक डाले जिसको समझने के लिए बहुत रिफाइनमेंट चाहिए, उसको 10,000 लोग भी नहीं देखेंगे। ऐसे शास्त्रीय गायक जिसने उस गाने को सीखने में 10 बरस लगाए, जब वो गाता है राग और सुर के साथ तो 10,000 लोग नहीं देखते, क्योंकि उसको समझने के लिए रिफाइनमेंट चाहिए। ठीक वैसे हेल्दी खाना खाने के लिए आपको टेस्ट छोड़ना पड़ेगा, तभी आप हेल्दी खाना पचा पाएंगे। वैसे ही आपको जब शास्त्रीय संगीत सुनना है तो आपको ये जो सटल या जो ग्रॉस या स्थूल शारीरिकता वाला भाषा उसको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन आप पाते तो उल्टा है, आप पाते हैं कि शास्त्रीय संगीत को सुनने वाले लोग नहीं हैं, क्लासिकल म्यूजिक को सुनने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन भोजपुरी गाने को सुनने वाले लोग लाखों करोड़ों में। यही बात फिर क्या होगा? यही बात टीचर्स करना शुरू कर देंगे। टीचर भी ऐसे ही गढ़ेंगे भाषा अपनी, तो उनको लाखों लोग देखें। जिस चीज को लाखों हजारों करोड़ों लोग देख लें, समझ लेना उसमें तर्क नहीं है, क्योंकि मास प्रोडक्ट है। मास प्रोडक्ट रोचक बनाया जाता है। सोशल मीडिया का यही सबसे बड़ा नुकसान है। सोशल मीडिया में जो मीनिंगफुल डिस्कोर्स होता था ना, एक अभी न्यूज चैनल भी देखो, वहां भी क्या होगा, 4 लोग लड़ते हैं और उनका लड़ना देखने के लिए लोग आते हैं, क्योंकि उनका लड़ना देखना लोगों को रोचक लगता है। अगर वो 4 पैनलिस्ट बहुत तार्किक बात करने लगे, एक न्यूज चैनल ऐसा बन जाए बहुत तार्किक बात करने लगे, तो लोग देखेंगे नहीं। जनता को लड़ना पसंद है पॉलिटिशियंस का, उनके प्रवक्ताओं का। इसलिए बहुत सारे ऐसे न्यूज चैनल जिस पे सुन ही नहीं पाएंगे आप लोग कह क्या रहे हैं, खूब चिल्लाते हैं वो, फिर भी उसको लोग देखते हैं। तो सोशल मीडिया का सबसे बड़ा नुकसान यही हुआ उसकी भाषा का, कि ये सोच को संकुचित कर रहा है। क्यों संकुचित कर रहा है? क्योंकि सोशल मीडिया की भाषा जैसे बाजार में कोई प्रोडक्ट कंजम्पशन के लिए पैदा किया जाता है, कंजम्पशन के लिए बनाया जाता है, ज्यादा लोग कंज्यूम करें इसके लिए बनाया जाता है, वैसे सोशल मीडिया की भाषा मास कंजम्पशन के लिए बनाई गई। हम आज भाषा को भी कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि उस भाषा के माध्यम से हमारी भावना की आपूर्ति हो रही है, हमारी भावनात्मक मांग की आपूर्ति हो रही है। तब हमारी सोच संकुचित होगी। कौन सी सोच व्यापक होगी? तार्किक या भावनात्मक? तार्किक सोच व्यापक होती है, भावना हमेशा पहचान से जुड़ी होती है। और सोशल मीडिया की भाषा किस पर काम कर रही है? भावना पर। तार्किकता कम कर रही, भावना ज्यादा बढ़ा रही, इसलिए वो क्या कर रही? हमारी सोच को संकुचित कर रही। हाँ, ये बात एब्सोल्यूट रूप से सही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि सोशल मीडिया पर कहीं तर्क है ही नहीं, है, माइनॉरिटी में है, कम है, उसका एलिमेंट ज्यादा है। ठीक वैसे जैसे दुनिया में, भारत में ऐसे रेस्टोरेंट ढाबे भी हैं, ऐसे आउटलेट्स भी हैं फूड के, जो टेस्टी खाना नहीं बल्कि हेल्दी खाना देते हैं, सलाद बेचते हैं, कम लोग जाते हैं वहां खाने। हैं छोटे छोटे शहरों में नहीं मिलेंगे, बड़े शहरों में मिलेंगे तुमको सलाड्स बेचने वाले आउटलेट्स, कम है। ठीक वैसे सोशल मीडिया पर भी तार्किक बात, लॉजिकल एनालिसिस, जिसको 20, 50, 100, 200 लोग सुनेंगे, ऐसी बात करने वाले लोग कम है। इसलिए अगर आप वर्चस्व की बात करेंगे तो सोशल मीडिया सोच को संकुचित कर रहा, इसकी संभावना ज्यादा है। जी सर इसका मतलब दूसरा पहलू, जिससे अगर हम व्यक्ति के हिसाब से सोचे, जैसे सर हम सोशल मीडिया में चुनने की आज़ादी होती है। एक व्यक्ति जाता है अगर रिफाइनमेंट करना चाहे अपना, जैसे हम जाते हैं वहां तो वास्तव में देखते हैं, हम वही चुनते हैं जो वास्तव में हमें पसंद है। हम उस व्यक्ति का रिफाइनमेंट नहीं होता है। जैसे कोई रूढ़िवादी है तो वैसे ही भले उसमें अच्छे ताकि वीडियो पड़े हुए हों, बातें हों, लेकिन वो वही देखना पसंद करता है जो वास्तव में उसकी सोच है। कहीं ना कहीं इससे व्यक्ति का रिफाइनमेंट रुक जाता है, वो व्यक्ति वहीं रहता है। एक सर कहीं ना कहीं सर सोशल मीडिया ने अगर कहीं देखे तो कई कानूनों को बनवाने में भी, कई कानून लोग को उनको मतलब सुधारने में कहीं ना कहीं भूमिका अपनी निभाई है।
इन दिनों में सवाल इस पर है कि क्या इसमें संकुचन ज्यादा बढ़ा है। ये नहीं सवाल है कि क्या इससे केवल संकुचन ही पैदा हुआ है। इसीलिए मैंने जब जवाब दिया तो उसमें इस बात की संभावना बताई कि ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया से कोई पॉजिटिव काम नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कि राजनीति में कोई अच्छा नेता एक चुना ही नहीं जा रहा है। 545 लोग चुने जा रहे हैं, 45 लोग उसमें अच्छे भी होंगे। इन 500 लोगों में ज्यादातर लोग वो हैं जो बिल्डर हैं, ठेकेदार हैं, कॉलेज चलाते हैं, वो माफिया हैं। तो अलग अलग ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है राजनीति में जो व्यवसायी हैं, बिजनेस करते हैं, बिल्डर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, माफिया हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है, खूब पैसा कमाया, इलेक्शन में 10 करोड़ खर्च कर सकते हैं। 545 में अगर ना भी कुछ कहें, या इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज उनके चलते हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, ऐसे लोग 350-400 होंगे। 150 लोग होंगे जो अच्छे सांसद होंगे। वैसे ही सोशल मीडिया में अब कोई एक तरफा निर्णय थोड़े है, लेकिन सोशल मीडिया मेजरली हमारे भावनात्मक पक्ष को कैटर कर रहा है। अगर आप मुझसे ये पूछते कि सोशल मीडिया की कुछ पॉजिटिव्स बता दीजिए, तो मैं पॉजिटिव भी बताता। क्योंकि पूछा आपने ये है कि क्या इससे संकुचन पैदा हो रहा, तो मैंने उसका संकुचन का कारण समझाया। ये सोशल मीडिया हमारी आइडेंटिटी के आधार पर हमारी भावनात्मक मांग को ज्यादा कटर कर रहा है, उसके लिए ज्यादा काम कर रहा है। इसलिए वो वाकई या बड़े स्तर पर अगर आप देखें, मैक्रो स्तर पर देखें, तो वो तर्क का विकास कम कर रहा है, भावना की पूर्ति ज्यादा कर रहा है। अब आपका एक सवाल है, यूक्रेन वाला सवाल मैं अभी नहीं ले रहा हूं क्योंकि 1.5 घंटा ऐसे ही हो गया है। ड्यूटी राइट और राइट ड्यूटी में जो टकराव है उस पर सवाल जो आपने पूछा है, देखिए जो राइट्स हैं उनका सारा आधार आया है उदारवाद से, लिबरलिज्म से। इस पर मैं जो इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म और ग्लोबलाइजेशन पर सवाल पूछा गया, इस पर जब डिस्कस करूंगा तो उस दिन उदारवाद पर और चर्चा करूंगा। अगली क्लास में मुझे याद दिलाएगा तो मैं ये वाला सवाल लूंगा, क्योंकि आज संभावना नहीं है उस पर ज्यादा बात करने की। हर सवाल का जवाब अगर आप 5-10 लाइन में पूछेंगे तो सवाल सब कवर हो जाएंगे, लेकिन सवाल पर अगर उसका बैकग्राउंड समझाकर चर्चा भी करनी पड़ेगी तो सब सवाल कवर नहीं हो पाते। लोग ले तो लेते हैं लेकिन सब सवाल कवर नहीं होते। राइट की जो संकल्पना है ये उदारवाद से आई है, लिबरलिज्म से। दुनिया में अधिकारों की संकल्पना वहीं से पैदा हुई। अब लिबरलिज्म किस पर टिका हुआ है? लिबरलिज्म टिका हुआ है लिबर्टी पर। लिबर्टी का मतलब होता है आजादी। इसका मतलब वो विचारधारा जो आजादी या स्वतंत्रता को सर्वोच्च मूल्य मानती है, उसी विचारधारा को उदारवाद कहते हैं। अंग्रेजी में जो लिबर्टी को सुप्रीम वैल्यू मानती है वो लिबरलिज्म है। ये लिबर्टी कहां चाहिए? इकोनॉमी में ये लिबर्टी चाहिए राज्य के प्रोटेक्शनिज्म से, संरक्षणवाद से, कोटा परमिट राज से। तो क्या करो, ऐसी अर्थव्यवस्था बनाओ जो मुक्त हो, कंट्रोल्ड इकोनॉमी नहीं, मुक्त। तो क्या होगा? स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी की जगह मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था। उदारवाद आएगा तो स्वतंत्रता के आइडिया को जब इकोनॉमी पर लागू करेगा तो राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था, कोटा परमिट इकोनॉमी के बजाय आपको मिलेगी ओपन इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री लगा हुआ है वहां, फ्री मार्केट। 91 के बाद से भारत ने भी इसी फ्री मार्केट इकोनॉमी के मॉडल को एक्सेप्ट करना शुरू किया। इसलिए कहते हैं आप कि 91 के बाद भारत का उदारीकरण शुरू हुआ, लिबरलाइजेशन शुरू हुआ। अब इसी लिबर्टी के आइडिया को जब पॉलिटिक्स में लागू करते हैं आप, जैसे इकोनॉमी में लागू करेंगे तो फ्री मार्केट इकोनॉमी मिलेगा, वैसे जब लिबर्टी के आइडिया को आप पॉलिटिक्स में लागू करते हैं तो राज्य और व्यक्ति में व्यक्ति को तरजीह मिल जाती, क्योंकि राज्य को तरजीह देंगे तो राज्य पाबंदी लगा देगा व्यक्ति पर। इसलिए अगर आप उदारवाद को लागू करना चाहते हैं, स्वतंत्रता को सर्वोच्च मूल्य मानते हैं, तो स्वतंत्रता किसको मिलनी चाहिए? व्यक्ति को। व्यक्ति को स्वतंत्रता कब मिलेगी? जब पाबंदी घटेगी। पाबंदी कब घटेगी?
जब संस्थाएं व्यक्ति के जीवन को कंट्रोल नहीं करेंगी। कौन सी संस्था है जो व्यक्ति के जीवन को कंट्रोल कर सकती है? राज्य। इसलिए कैसा राज्य बनाओ? अहस्तक्षेपकारी राज्य। इसको कहते हैं लेसे फेयर स्टेट। तो उदारवाद वो संकल्पना है जो लेसे फेयर स्टेट की बात करती है। लेसे फेयर स्टेट बनाओ, जिस लेसे फेयर स्टेट में व्यक्ति के जीवन को राज्य कंट्रोल नहीं कर सकता। जब राज्य कंट्रोल नहीं कर सकता तो हमारे पास क्या आ गए? अधिकार आ गए। किसके खिलाफ? राज्य के खिलाफ। इसलिए जितने तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार है, सब किसके खिलाफ है? राज्य के खिलाफ। सारे फंडामेंटल राइट हमको राज्य के तानाशाही से बचाने के लिए बनाए गए, दिए गए। अब ये जब इस तरह के अधिकारों की संकल्पना दुनिया में आती है तो क्या हो जाता है? तब ये माना जाता है कि अब व्यक्ति को कोई संस्था कंट्रोल नहीं कर पाएगी। क्या पैदा होगा इससे? समुदायवाद या व्यक्तिवाद? व्यक्तिवाद। क्योंकि समुदायवाद होगा तो समुदाय प्राथमिक हो जाएगा, समुदाय पाबंदी लगा सकता है। उदारवाद कहता है पाबंदी नहीं चलेगी, क्योंकि स्वतंत्रता पाबंदी के खिलाफ है। इसलिए उदारवाद आएगा, उससे पाबंदी हटाने की बात की जाएगी। पाबंदी हटाने की बात की जाएगी तो आपको चयन की आजादी मिलेगी। उसी चयन की आजादी से आपको सारे अधिकार मिलते हैं। हम जैसे चाहे वैसे रहेंगे, जो चाहे वो बोलेंगे, जहां चाहे वहां आएंगे जाएंगे, इसी से आपके सारे अधिकार हैं। अब देखिए, जो कर्तव्य की संकल्पना वो कैसी है? ये अधिकार की संकल्पना हो गई। तो सारी अधिकार की संकल्पना आई है उदारवाद से। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो अधिकारों की संकल्पना का भाग है, फंडामेंटल राइट्स का जो भाग है, वो अमेरिका से लिया गया। उसी अमेरिका से जहां स्टैचू ऑफ लिबर्टी लगी है, स्वतंत्रता की देवी की मूर्ति लगी। वो स्वतंत्रता की देवी क्या प्रतीक है? कि अमेरिका उदारवादी राज्य है, अमेरिका व्यक्तिवादी राज्य है, अमेरिका में व्यक्ति के ऊपर राज्य भी नहीं है। व्यक्ति जो चाहे बोल सकता है, जो चाहे कह सकता है। उसी से शुरुआत में आपको बताया था कि अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में आप राज्य के खिलाफ भी बोल सकते हैं। आप पर कोई राष्ट्रद्रोह का मुकदमा अमेरिका में नहीं चलेगा। इस तरह का कोई टर्म नहीं। अब आइए, इसके साथ जब हम ड्यूटी का कॉन्सेप्ट जोड़ने की कोशिश करते हैं, ड्यूटी कैसे होती है? ड्यूटी तय करती है हमारी कोई संस्था। संस्था समुदाय होगी, संस्था राज्य हो सकती है। और जब ड्यूटी तय की जाएगी तो ड्यूटी कैसी होगी? बाध्यकारी। अगर ऐसी ड्यूटी है जिसको आप चाहें तो करें, चाहे ना करें, तो ड्यूटी किस बात की फिर? असली ड्यूटी वही हो सकती है जो बाध्यकारी हो। और जैसे आप बाध्यकारी ड्यूटी लेकर आते हैं, आपको क्या करना पड़ता है? किसी संस्था को ताकतवर बनाना पड़ता है। कैसी ताकत देनी पड़ती है? कि चाहे तो व्यक्ति के जीवन को कंट्रोल कर ले, व्यक्ति कर्तव्य का पालन ना करे, सजा दे दे। लेकिन जैसे आप किसी इंस्टीट्यूशन को इतना ताकतवर बनाएंगे, वही इंस्टीट्यूशन व्यक्ति का अधिकार क्या कर लेगा? छीन लेगा। इसलिए अधिकारों की संकल्पना आने के बाद यह माना गया कि अब बाध्यकारी कर्तव्य नहीं चल सकते। बाइंडिंग ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट लागू नहीं हो सकता। सेल्फ इंपोज ड्यूटीज तो हो सकती हैं, आप खुद से अपनी ड्यूटी समझ लें, ये तो चल सकता है। लेकिन कोई संस्था पर कोई कर्तव्य थोप कर उसको लागू करवाना चाहेगी तो आप संस्था को फिर से पावरफुल बनाना शुरू कर देंगे, और उससे वही संस्था जो पावरफुल बनेगी अपनी उसी पावर से आपका अधिकार भी छीन सकती है। इसलिए दुनिया में जिन जगहों पर अधिकारों की प्रमुखता दी गई, वहां कर्तव्य खत्म होते चले गए, और कर्तव्य खत्म होते चले गए तो वहां सामुदायिक या संस्थागत जीवन कमजोर पड़ गया और वहां व्यक्तिवाद बढ़ गया। तो दुनिया में जिन राज्यों में ये अधिकार की संकल्पना है, दुनिया के वो राज्य व्यक्तिवादी राज्य है। वहां समुदाय उमुदाय नहीं रह गया है। आपके यहां भी शहरों में जहां उदारवाद का प्रभाव ज्यादा है, व्यक्तिवाद ज्यादा है, वहां एक अपार्टमेंट में रहने वाला आदमी दूसरे व्यक्ति को भी नहीं जानता। वो कोई कर्तव्य और तव्य की अवधारणा वहां नहीं लागू होती। लेकिन दूसरी तरफ आपके गांव हैं जो परंपरागत है, जहां आज भी पंचायत है, खाप पंचायत है, जो व्यक्ति को अधिकार नहीं देती कि जो भी चाहते चुन लो। खाप क्या कहती है? शादी भी करोगे तो खाप के भीतर नहीं करोगे। वहां खाप पंचायत आपको अधिकार नहीं देती, वो कर्तव्य बताती है। तो आप कर्तव्य वाला मॉडल बनाएंगे, सोसाइटी मजबूत हो जाएगी, राज्य मजबूत हो जाएगा। अधिकार वाला मॉडल बनाएंगे तो कर्तव्य और सोसाइटी, राज्य सब कमजोर होते जाएंगे।
इसलिए दोनों अवधारणाएं परस्पर कैसी इनकॉम्पैटिबल है। एक साथ दोनों अवधारणाएं बिल्कुल बराबर ताकतवर नहीं बनाई जा सकती। इसी दोनों की इनकॉम्पैटिबिलिटी के कारण दुनिया के ज्यादातर उदारवादी राज्यों में अधिकारों को वरीयता देने के कारण कर्तव्यों की संकल्पना कमजोर पड़ी है। ठीक है, तो ये अधिकार कर्तव्य वाला जो मॉडल है, इसको अगर आप इस तरह समझते हैं तो समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ है और अधिकारों की तरफ हम क्यों गए यूरोप में ज्यादा। क्योंकि हमने मजबूत राज्यों का हश्र वहां देखा। जो राज्य मजबूत हुए नाजीवाद लेके आए, फांसीवाद लेके आए, वर्ल्ड वॉर हो गया, दुनिया में लाखों लोग मारे गए। इसलिए इस कारण से यह माना जाने लगा कि अधिकारों के रक्षा की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि राज्य हमेशा कंट्रोल करती कोई सरकार। राज्य कुछ नहीं होता, राज्य असल में उस समय की सरकार होती है और किसी सरकार को हम इतनी ताकत नहीं दे सकते कि वो लोगों के जीवन पर आधिपत्य या कंट्रोल बना ले। ठीक है, इसीलिए यूरोप में तानाशाही से निपटने के लिए कर्तव्य की अवधारणा को, जो नाजीवादी राज्यों में कर्तव्य बताए जाते थे कि लोग ये कर्तव्य है इनका, यही करेंगे, ये करेंगे, बाध्यकारी कर्तव्य, उनका दुष्परिणाम हमने देख लिया था। इसलिए यूरोप में माना गया कि अब कर्तव्य नहीं, अधिकार ताकतवर होंगे। ठीक है, तो अब आज की चर्चा यहीं रोकनी पड़ेगी। 1.5 घंटे करीब हम लोग समय सीमा जो थी उसमें चले गए, उससे आगे निकल गए। अब यूक्रेन का जो आपका जंग है, संरक्षणवाद और ग्लोबलाइजेशन का सवाल है, तंत्रयान पर सवाल आपने तंत्र मंत्र पर पूछा है, प्रदीप का एक सवाल था भारत छोड़ो आंदोलन का। इस तरह के 3-4 सवालों को देखेंगे। ये मुझे उतने कॉन्सेप्चुअल नहीं लगे जितने कॉन्सेप्चुअल सवाल हम लोगों ने डिस्कस किए, इसलिए मैंने उनका क्रम बदल दिया। अगले वीकली डिस्कोर्स में इनमें से एक आध सवाल में ले लूंगा। तो आज यहीं तक। जो आपके साथी हैं उनको भी बताइए इस वीकली डिस्कोर्स के बारे में, जो सवाल उनके बनते हैं उसमें शामिल हो। और इस डिस्कोर्स के साथ फिर अगले सप्ताह हम लोग 12:30 बजे मिलेंगे, तब कुछ सवाल आपके और लेंगे और उन पर चर्चा करेंगे।